धूप में सुनहरे गेहूं के साथ यार्ड में उसके पीछे सफ़ेद राख से रंगे 3 अडोब घरों की एक पंक्ति है और किनारे पर एक छोटा स्टोव है। दूर एक कच्चा रास्ता है जो लगभग 2 मीटर चौड़ा है। लगभग 10 साल पुराने चिनार के पेड़ों की एक कतार है और गेहूं के ठूंठों से भरे खेत हैं। सिकाडा की आवाज़ मेरे कान में है। पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला लगभग 15-16 साल की लड़की के साथ आंगन में खेल रही थी। गु कियाओयुए कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। यह एक प्रतिबिंब है। मरने से पहले उसने उस व्यक्ति को देखा जिसे वह अपने जीवन में सबसे ज्यादा देखना चाहती थी। एक क्षण पहले उसे पता चला कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर था और उसके पति और जियाओ सान ने उसे ऊपर से नीचे धकेल दिया था। अगले ही पल निश्चित ही वह मर चुका था और उसने पीछे मुड़कर देखा। माँ! गु कियाओयुए अनायास ही चिल्लाया। जैसे ही आवाज़ निकली गु कियाओयुए दंग रह गई। ओरियोल जैसी तीखी और मधुर आवाज़ उसकी आवाज़ नहीं थी। कियाओयु, क्या तुम्हें भूख लगी है? जब माँ ये खत्म कर लेंगी तब मैं खाना बनाऊंगी। महिला ने पीछे मुड़कर अपने सिर का पसीना पोंछा और काम पर वापस चली गई। बगल में खड़ी लड़की ने अपना सिर घुमाया और असंतुष्ट भाव से कियाओयु की ओर देखा। बहन, तुम फिर आलसी हो गई। इतनी देर से पानी पी रही हो। जल्दी से यह काम निपटाकर आराम कर लो। वह लड़की साफ तौर पर उसकी बहन थी। गु कियाओवान एक किशोरी जैसी लग रही थी। गु कियाओयु स्तब्ध रह गई और उसने अपना चेहरा चुटकी से दबा लिया। हिस! उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। क्या चल रहा है? पफ! गु कियाओवान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि गु कियाओयुए ने उसके चेहरे पर चुटकी काटी। उसका गर्म चेहरा लाल हो गया और वह खुशी से मुस्कुरा दी। माँ, मैं अपना चेहरा चुटकी काटता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं बेवकूफ़ हूँ या नहीं। ये बच्चा, तू अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? अगर थोड़ा ही बचा है तो ऐसा मत कर। जा और पेड़ की छाया में आराम कर। गु कियाओवान ने खुशी से अनाज को हिलाने के लिए लकड़ी के फावड़े को नीचे फेंक दिया, पेड़ की छाया में भाग गया, एक 5 सितारा लाल झंडे के साथ मुद्रित तामचीनी जार से पानी पिया और गु कियाओवान को आंख मारने के लिए मुड़ा। गु कियाओयु की नज़र उसके हाथ में रखे तामचीनी जार पर पड़ी और फिर उसने अपने पीछे झूले से बंधे बड़े खुबानी के पेड़, उसके बगल में अखरोट के पेड़ और खुरमा के पेड़ों की एक पंक्ति को देखा। ये स्पष्टतः उसका बचपन का घर है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। पुनर्जन्म हो? क्या अब वह वर्ष आ गया है? जवाब की प्रतीक्षा किए बिना गु कियाओयुए घर में भाग गया। घर की दीवारों पर अखबार चिपके हुए हैं, बड़े से मिट्टी के कान पर रजायां करीने से रखी हुई हैं और लाल चौकोर मेजें और चौकोर लकड़ी के बक्से हैं जो केवल बचपन की यादों में मौजूद हैं। गु कियाओयुए को याद आया कि वहां उनकी मां के कपड़े थे। दरवाजे पर एक बेसिन रैक है जिस पर एक मीनाकारी वाला वॉश बेसिन रखा है। ऊपर एक शाश्वत कैलेंडर है। गु कियाओयुए भारी कदमों से चलकर कैलेंडर पर तारीख देखने लगा। 30 जून 1985। गु कियाओयुए का सिर चकरा गया। वह लड़खड़ाकर जमीन पर सीधी बैठ गई। 1985 में यही उसका घर था जब वह सिर्फ 17 साल की थी। उसका पुनर्जन्म हुआ। गु कियाओयुए ने फिर से अपना चेहरा चुटकी से भींच लिया। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। 1985 में सारी मुश्किलें अभी नहीं आई थीं। स्लैग डैड और दादी ने उसकी मां को मौत के घाट नहीं उतारा था। उसने उस स्लैग आदमी से शादी नहीं की थी और उसकी बहन बुरी नहीं हुई थी और उसने हत्या नहीं की थी। सब कुछ फिर से हो सकता था। गु कियाओवान घर में आए और गु कियाओयुए को देखा। वह चौंक गई और जल्दी से उसे उठाया। बहन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें बेचैनी हो रही है? लू लग गई है? वह बाहर चिल्लाया। माँ, मुझे ज़मीन पर बैठकर रोना नहीं आता। माँ, आकर देखो कि मुझे लू तो नहीं लगी है। झांग पेपाई, जो बाहर व्यस्त था, जल्दी से अपना लकड़ी का फावड़ा नीचे फेंककर घर में भागा। गु कियाओयुए को देखकर, जो रो रही थी और हंस रही थी, वह भी बहुत डर गई। कियाओयु, तुम्हें क्या हुआ है? अगर तुम्हें बुरा लगे तो अपनी माँ को बताना। गु कियाओयुए ने अपना सिर उठाया और उन दो जोड़ी चिंतित आंखों को देखा। उसे लगा कि सब कुछ कितना वास्तविक था। हाथ ने उसके पैर को जोर से जकड़ लिया और तत्काल दर्द से वह तुरंत रोने लगी। कोई बात नहीं, अभी अभी मेरी आंखों में रेत थी। जैसे ही झांग पेपाई ने यह सुना, उसने जल्दी से गु कियाओयुए को धूप में खींच लिया और उसकी आंखों को ध्यान से देखा। कुछ न पाकर उन्होंने कहा, बच्चे, अब तुम हर जगह गेहूं इकट्ठा कर रहे हो और हर जगह गेहूं के दाने उड़ रहे हैं। अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी आंखों में कुछ है तो तुम उसे खुद नहीं रगड़ सकते। क्या होगा अगर गेहूं के दाने तुम्हारी आंखों को अंधा कर दें? गु कियाओयुए ने कुशलता से सिर हिलाया। चाहे ये सच हो या सिर्फ एक सपना, वह कई सालों से मात्र प्रेम के अभाव का कष्टपूर्वक आनंद उठा रही है। गु कियाओयुए ठीक है। झांग पेपाई खाना बनाने जाती है। गु कियाओवान उसके पास आती है और गु कियाओयुए की आंखों में ध्यान से देखती है। बहन, क्या आपकी आंखें अभी भी दुख रही हैं? गु कियाओयुए ने अपना सिर हिलाया और घर के इकलौते शीशे के पास वापस चली गई। उसने हाथ बढ़ाकर अपना चेहरा छुआ।
वास्तव में युवा, अंडाकार चेहरा, मोटी भौहें और बड़ी आंखें, सीधी और नाजुक नाक, कानों के पीछे की त्वचा बहुत गोरी और गाल थोड़े गहरे और लाल। कुल मिलाकर यह बहुत सुंदर तो नहीं है, लेकिन गरिमा में है। ये तब की बात है जब वह 17 साल की थी। अब गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं और यही वह साल था जब परिवार की किस्मत बदल गई। इस साल की मध्यावधि परीक्षा में गु कियाओयुए को हाई स्कूल में दाखिला मिल गया। पूरा परिवार बहुत खुश था। झांग पेईपाई ने रेलवे में काम करने वाले गु दायोंग को एक पत्र लिखकर यह खुशखबरी सुनाई। पत्र भेजे जाने के 2 दिन बाद ही गु दायोंग वापस आ गया। आधी रात को वापस आकर उसने झांग पेईपाई के घर में घुसते ही उसे पीटा। उसने बताया कि वापस आते ही उसने झांग पेईपाई के घर से एक काली आकृति को बाहर जाते देखा और कहा कि वह घर पर नहीं है, इसलिए झांग पेईपाई ने एक जंगली आदमी से उसके लिए एक हरी टोपी लाने को कहा। उस समय वहां बहुत शोर था। सभी पड़ोसी उत्साह देखने आए थे। झांग पेईपाई ने जो भी कहा गु दायोंग को विश्वास नहीं हुआ और उसने जिद की कि वह एक जंगली आदमी को ढूंढे। 1985 में लोगों के विचार इतने सभ्य नहीं थे। हर कोई झांग पेईपाई की ओर इशारा करते हुए कहता था कि वह एक लहर है और वह महिलाओं की नैतिकता का पालन नहीं करती। गु दायोंग ने हंगामा मचाया और कहा कि वह गांव में रहने लायक नहीं है और अगले दिन वहां से चला गया। गांव के लोगों को लगा कि झांग पेईपाई नासमझ है और वे उससे दूर रहने लगे। औरतें मुंह बिचकाकर झांग पेईपाई को कंजूस और घटिया होने के लिए डांटने लगीं। सब उसकी रखवाली करने लगीं, मानो कोई आदमी जो झांग पेईपाई की परवाह नहीं करता उसके परिवार को बहका देगा। कुछ बुरे विचारों वाले लोग आधी रात को झांग पेईपाई के घर में घुस आए। एक बार गु कियाओवान ने उन्हें देख लिया और झाड़ू से पीटकर उन्हें बाहर निकाल दिया। झांग पेईपाई गांव वालों की गपशप और पुरुषों की प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकी और रात में कुएं में कूद गई। जब उसे बचाया गया तो वह पागल हो गया। 2 साल के पागलपन के बाद वह गलती से खाई में गिर गया और मर गया। घर की कुछ समस्याओं के कारण गु कियाओयुए स्वाभाविक रूप से हाई स्कूल नहीं गई। वह घर पर पागल झांग पेईपाई की देखभाल करती थी। गांव वालों ने उनके परिवार को बताया और गु परिवार ने या तो उन्हें पीटा या डांटा। इस तरह की गपशप के चलते गु कियाओवान को स्कूल में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जूनियर हाई स्कूल से स्नातक होने तक वह स्कूल नहीं गया। बाद में वह दूसरे गांवों के बदमाशों के साथ घुल मिल गया, पूरी तरह बिगड़ गया और 20 की उम्र में ही उसकी जान चली गई। गु दायोंग 2 साल तक घर नहीं गया। जब वापस आया तो अपने साथ एक बड़ी पेट वाली औरत और 2 साल के बेटे को लाया। बाद में गु कियाओयुए को पता चला कि गु दायोंग के घर के बाहर कोई है और जब वह वापस आया तो उसका तलाक हो चुका था। इस डर से कि गांव वाले उसे बुरा भला कहेंगे, उसने झांग पेईपाई पर चोरी का इल्जाम लगाया, उसे पीटा और तुरंत वहां से चला गया। जब तक मामला शांत नहीं हो गया वह वापस नहीं आया। गु कियाओयुए ने इन पुरानी बातों के बारे में सोचा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। सौभाग्य से सब कुछ अभी भी समय पर है। जब गु कियाओवान अंदर आया तो उसने गु कियाओयु की ठंडी आंखें देखीं और उसकी पीठ पर ठंडक महसूस की। बहन, पता नहीं क्यों उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी बहन आज कुछ अलग सी लग रही है। गु कियाओयुए ने होश संभाला, गु कियाओवान की ओर मुस्कुराया और पूछा, कियाओवान, क्या माँ ने पिताजी को लिखा था? उसे याद नहीं है कि गु दायोंग कब वापस आया था, लेकिन उसे अभी भी वह दिन याद है जो झांग पेईपाई द्वारा गु दायोंग को पत्र लिखने के तीसरे या चौथे दिन का था। माँ ने कल रात पिताजी को पत्र लिखा था। तुमने भी 2 वाक्य लिखे थे, क्या तुम भूल गए? गु कियाओयुए को ध्यान से याद आया कि समय बहुत ज्यादा बीत गया था। उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने मुस्कुराकर बात बदल दी। तुम माँ को बर्तन पकाने में मदद नहीं करोगे? गु कियाओवान बस ये खंडन करना चाहती थी कि तुम क्यों नहीं जाते, इसलिए उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि गु कियाओयु की आंखों में कुछ चला गया और वह रोने लगी, इसलिए वह बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। गु कियाओयुए घर में घूमी और घर के अंदर बाहर देखा। हर जगह उसकी माँ और बहन की परछाइयाँ थीं, यादों से भरी हुई। मैं खुद को रोक नहीं सका और फिर से लाल हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब मैं आंगन में गया तो मुझे सिर्फ हवा में ताजगी महसूस हुई और सिकाडा की चहचहाहट भी खासी अच्छी लग रही थी। यहाँ तक कि पड़ोस में रहने वाले चाचा चाची की झगड़ती आवाज़ भी बहुत अच्छी लग रही थी। उसके दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। अब सारी त्रासदियां घटित नहीं हुई हैं, उसकी माँ का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसकी बहन ने स्कूल नहीं छोड़ा है, उसकी हालत बिगड़ी नहीं है और उसकी अचानक मृत्यु नहीं हुई है। उसके पास अभी भी हाई स्कूल या कॉलेज जाने का अवसर है और एक उज्ज्वल भविष्य उसका इंतजार कर रहा है। 1985 में जीवन यापन की स्थितियां अभी भी बहुत खराब थीं। हर परिवार ने 2 साल के लिए जमीन का बंटवारा कर दिया था। पैदावार कम थी और अनाज भी ज्यादा नहीं था, बस खाने लायक था। पिछले 2 दिनों में माँ और बेटी बहुत थकी हुई थीं। झांग पेईपाई ने कियाओयु और कियाओवान के लिए अंडे पकाए, अपने खीरे मिलाए और कुछ विविध आटे के उबले हुए बंस दिए। माँ ने तुम्हारे लिए अंडे पकाए हैं, जल्दी से खा लो।
झांग पेईपाई ने गु कियाओयू के सामने 2 तामचीनी कटोरे रख दिए। गु कियाओवान बहुत खुश हुई और उसने कटोरा खा लिया। गु कियाओयू ने झांग पेईपाई को उबले हुए ब्रेड और तरह तरह के नूडल्स खाते और खीरे के व्यंजन खाते देखा। उसे थोड़ा बुरा लगा। उसने उबले हुए अंडों के 2 निवाले लिए और झांग पेईपाई के सामने रख दिए। माँ, आप खाओ, मुझे अंडे पसंद नहीं हैं। झांग पेईपाई दंग रह गया और भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हें अचानक ये पसंद क्यों नहीं आया? आज का खाना स्वादिष्ट नहीं है। 85 के अंडे महंगे थे। शहर में पैसे खरीदने के लिए बचा कर रखे गए थे। बच्चों को खाना मिलना मुश्किल था। इन 2 दिनों में वे गेहूं इकट्ठा करने में भी व्यस्त थे। झांग पेईपाई ने उन्हें उबालकर बनाया क्योंकि वे बहुत थके हुए थे। गु कियाओवान भी रुक गई और कियाओयू को अजीब तरह से देखने लगी। कल उसकी बहन उसके साथ खाना खाने के लिए दौड़ी थी। बड़ी बहन, अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं खा लूंगा। गु कियाओवान ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ बढ़ाया। सु कियाओयू ने उसे घूर कर देखा, क्या तुम्हारे पास अपनी माँ के लिए नहीं है? उसने झांग पेईपाई की ओर देखा। माँ, आप ज्यादा खाती हैं। इन 2 दिनों में आप सबसे ज्यादा थकी हुई हैं। झांग पेईपाई को बस अपने दिल में गर्मी महसूस होती है। वह गु कियाओयू का मतलब कहाँ समझ सकती है? सबसे बड़ी बेटी समझदार है और जानती है कि वह उससे प्यार करती है। झांग पेईपाई मुस्कुराती है और अपना सिर हिलाकर गु कियाओयू को खाने देने पर जोर देती है। जब गु कियाओयू ने मना कर दिया तो एक बच्ची अचानक दरवाजे से अंदर आई, मेज पर रखे तामचीनी के कटोरे को उठाया और अंडे अपने मुंह में ठूंस लिए। 2 निवाले खाने के बाद वह असंतुष्ट होकर चिल्लाया, यह इतना अधिक क्यों है? उसने गु कियाओवान के कटोरे में रखे अंडों को फिर से देखा और दबंगई से कहा, मुझे भी अपना दो। उसने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। गु कियाओवान स्वाभाविक रूप से नहीं चाहती थी। उसने मुंह मोड़कर 2-3 बार उसे खा लिया। तुम हारने वाले मुझे देने की हिम्मत नहीं कर सकते। वो दादी, मैं अंडे खाना चाहता हूँ। मैं अंडे खाना चाहता हूँ। लड़का लगभग 7-8 साल का था। वह जमीन पर बैठ गया, पैर पटक पटक कर रोने लगा। बाहर से कई लोग अंदर आए, जिनका नेतृत्व श्रीमती गु कर रही थी, जो बहुत आक्रामक थी। उनके पीछे उनकी दूसरी बहू और छोटी बहू भी थीं। अपने छोटे पोते को जमीन पर बैठकर रोते हुए देखकर श्रीमती गु ने जल्दी से उसे ऊपर खींच लिया, उसे धीमी आवाज में समझाया और स्पष्ट रूप से डांटा। अकेले खाने वाली कुतिया बेशर्म है। बेचारी खाने वाली है। हमारा पुराना परिवार अंडों की परवाह करता है। हम भी पैसे गंवाने पर अंडे खाते हैं। हमारा पुराना परिवार 8 साल से बदकिस्मत है। हमने उससे शादी क्यों की जो अकेले खाने वाली है? आह, बेचारा मेरा पोता, हजारों चाकू मारने वाले अकेले खाते हैं। मेरे छोटे पोते को नहीं देते। गु कियाओयू ने उसकी कनपटियों की आवाज सुनी और घृणा भरी नजरों से बूढ़ी महिला गु को देखा। खैर, इससे पहले कि वह उन्हें परेशान करती, वे स्वयं ही दरवाजे तक आ गए। वह अपने सामने खड़े तीनों लोगों को भी जानती थी। दुर्घटना के बाद झांग पेईपाई को कुएं में कूदने के लिए मजबूर करने में वे बिल्कुल जरूरी थे। गु दायोंग ने बात को उठाया, अपनी पीठ थपथपाए और चला गया। गु लाओताई और गु की दोनों बहुएं जब वे खाली हुए तो उन्हें धमकाने आईं। उन्होंने उनकी गंदी बातों के लिए उन्हें डांटा। गु कियाओयू को अच्छी तरह याद था कि उसकी मां की दुर्घटना के बाद इस साल आंगन का सारा खाना श्रीमती गु ने पुराने घर में रख दिया था और यहां तक कि खेत में शकरकंद भी उन्होंने ही खोदे थे। दोनों बहनें घर पर लाचार थीं। अगर उनके दादा दादी और चाचा अक्सर उनकी रक्षा न करते तो शायद वे भूख से मर जातीं। माँ, इन 2 दिनों से बहुत गर्मी है। दोनों बच्चे बहुत थक गए हैं और उन्हें थकान मिटानी है। झांग पेईपाई बहुत कमजोर तो नहीं है, लेकिन वह कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। गु कियाओयू के दादा प्रोडक्शन टीम में अकाउंटेंट हुआ करते थे। झांग पेईपाई पढ़ और गिन भी सकता है। गु दायोंग से शादी करना शादी ही माना जाता है। जब उनकी शादी हुई तो दादाजी के परिवार ने बाहर 3 घर बनाने के लिए पैसे दिए, क्योंकि उन्हें डर था कि गु दायोंग घर पर नहीं होगा और झांग पेईपाई को उसकी सास के घर में तंग किया जाएगा। पिछले साल जमीन का बंटवारा मुखिया के हिसाब से हुआ। श्रीमती गु को लगा कि उनके पास कम लोग और कम जमीन है और सभी महिलाएं काम नहीं कर सकती। उन्होंने उन्हें बस एक ही परिवार बसाने की इजाज़त दे दी। परिवार ने 3 एकड़ जमीन बांट ली। श्रीमती गु पुराने घर के लोगों को काम करने नहीं देती थीं। गु दायोंग घर पर नहीं थे। खेती हो या गेहूं की कटाई, सब कुछ झांग पेईपाई और उनकी दोनों बेटियां ही करती थीं। जैसे ही दादी गु ने झांग पेईपाई को बात करते देखा, उन्होंने तुरंत उसकी ओर इशारा किया और चिल्लाए, अच्छा, तुम अंडे नहीं देती? 2 पैसे वाले सामान का क्या कर सकती हो? 2 पैसे वाले सामान हमारे बूढ़े परिवार को दे दो। मेरे छोटे पोते को पीटने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा जो अंडे नहीं दे सकता। बूढ़ी महिला गु ने दहाड़ते हुए झांग पेईपाई के चेहरे पर थप्पड़ मारा। हमारे पुराने परिवार के लिए तुमसे शादी करना वाकई बदकिस्मती है। हम चरनी में मलमूत्र नहीं करते। हम बस कुछ पैसे कमा रहे हैं, माल गंवा रहे हैं।
झांग पेईपाई को अतीत में छिपते देख श्रीमती गो और भी क्रोधित हो गईं। ठीक है, तुम कुतिया छिपने की हिम्मत करती हो, ये तुम्हारे लिए उचित है कि तुम गड्ढे में शौच न करो। उसी समय झांग पेईपाई को एक और थप्पड़ का सामना करना पड़ा। जैसे ही झांग पेईपाई छिपने वाली थी, उसकी छोटी भाभी ली लिंगलिंग ने उसे दयापूर्वक गले लगा लिया। माँ, लड़ना बंद करो भाभी, अगर आप गलती मान लेंगी तो आप ठीक हो जाएंगी। झांग पेईपाई अपनी आंखें नहीं खोल सका और उसने देखा कि थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ेगा। पाक की तीखी ध्वनि के साथ बूढ़ी महिला गो ने जोरदार थप्पड़ मारा। लेकिन जिस व्यक्ति को पीटा गया वह झांग पेईपाई नहीं, बल्कि बच्चे की बहू झांग लिंगलिंग थी। झांग लिंगलिंग को उम्मीद नहीं थी कि उसे पीटा गया है। उसने बहुत देर तक अपना चेहरा ढंका और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रतिक्रिया के बाद उसने श्रीमती गो को घूरा और जोर से दहाड़ा। माँ, आपने मुझे मारा। श्रीमती गो भी थोड़ी दोषी हैं। झांग पेईपाई ही अवज्ञाकारी थीं। उन्हें आज्ञाकारी बहू कैसे मिली जिसने 2 पोते पोतियों को जन्म दिया। झांग पेईपाई, तुम कुतिया, क्या तुम छिपने की हिम्मत कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं मारूंगी कुतिया, बूढ़ी महिला गो ने कहा और झांग पेईपाई को फिर से पकड़ लिया। गु कियाओयुए ने झांग पेईपाई को अपने पीछे खींच लिया। बूढ़ी महिला गु को ठंडेपन से देखा और चिल्लाया, दादी। गु कियाओयुए जोर से चिल्लाई और कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। गु कियाओयुए ने ठंडे स्वर में कहा, दादी, मेरी माँ ने हमारी बहनों के साथ मिलकर मेरी मुर्गी खिलाई और मैं और मेरी बहन एक एक करके अंडे उठाते हैं। जब हम मेरे अंडे खाते हैं तो हम दादी के रास्ते में क्यों आते हैं? गु कियाओयुए की दहाड़ से बुढ़िया गु चुप हो गई। अब उसे लगा कि वह अब और नहीं झुक सकती, इसलिए वह तुरंत दहाड़ उठी। वह मेरे पुराने परिवार की बहू है। वह जो मुर्गी पालती है वह भी हमारे पुराने परिवार की मुर्गी है। वह जो अंडे देती है वे हमारे पुराने परिवार के अंडे हैं। जब तुम पैसे खो देते हो तो हकलाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम अभी भी हमारे पुराने परिवार के अंडे खाना चाहते हो। चलो मैं तुम्हें मार डालता हूँ। गु ने इसे हल्के में लिया, लकड़ी का स्टूल पकड़ा और गु कियाओयुए का अभिवादन किया। गु कियाओयु ने उसे पकड़ लिया, स्टूल पकड़ लिया, खींचा और धक्का दिया और बूढ़ी महिला गु जमीन पर बैठ गई। दादी, मैं एक बुजुर्ग के रूप में आपका सम्मान करता हूं और आपको दादी माँ कहता हूं, लेकिन आप ज्यादा आगे न बढ़ें। हम इतने सालों से अलग रह रहे हैं और आप ये तय नहीं कर सकती कि मेरे परिवार में क्या चल रहा है। एक बार फिर गु कियाओयुए विनम्र होकर धीरे धीरे इस बात को समझ सकती है, लेकिन पिछले जन्म में उसने उनसे बहुत सारी शिकायतें झेली हैं। इस जन्म में वह खुद को और अपनी माँ और बहन को कोई शिकायत नहीं देना चाहती। हिम्मत करके दरवाजा खटखटाओ, वह वापस आकर देखेगी कि कौन अधिक क्रूर है। बूढ़ी महिला गु कैसे सोच सकती थी कि सामान्य विनम्र लड़की फिल्म ऐसा करने की हिम्मत करती है और जमीन पर बैठकर रोती है। ठीक है, तुम हारे हुए हो, तुम छोटी कुतिया हो, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तब तक रुको जब तक तुम्हारे पिता वापस नहीं आ जाते, ये देखने के लिए कि तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार किया जाए। एक अन्य बिंदु झांग पेईपाई है। और तुम मेरे लिए गड्ढे पर कब्जा मत करना और मलमूत्र त्यागना मत। मेरे अच्छे पोते के लिए जगह बनाने में जल्दी करो, वरना तुम अच्छे दिखोगे। कौन सा अच्छा पोता? गु कियाओयुए की आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं। उसे याद आया कि उसके पिछले जन्म में भी ऐसा ही एक दौर था, लेकिन उस समय वह और उसकी बहन झांग पेईपाई के पीछे छिप गए थे। हालांकि झांग पेईपाई ने बचाव किया, लेकिन उसे भी थप्पड़ मारा गया। श्रीमती गु ने झांग पेईपाई के अजन्मे बेटे के बारे में खूब डांटा फटकारा। जाते हुए वह अंडों की आधी टोकरी भी ले गईं। मैंने अपने अच्छे पोते के बारे में कुछ नहीं कहा, वरना उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या मैडम गु को तो पहले से ही पता है? वो तो पहले से ही यहाँ प्रदर्शन करने आई थीं। बूढ़ी महिला गु ने नज़र घुमाई और उठ खड़ी हुई। क्या पेंगफेई कौन सा अच्छा पोता है? जल्दी करो और अंडे निकालो। बेहतर होगा कि इन्हें मेरे अच्छे पोते के खाने के लिए बचाकर रख लो। पेंगफेई वही 7-8 साल का लड़का है जिसने अभी अभी गु कियाओयुए का अंडा सूप लूटा था और जमीन पर बैठकर रो रहा था। गु का सबसे छोटा बच्चा, तीसरे परिवार का बेटा, गिरने के डर से गु को अपने हाथ में पकड़े हुए है। गु कियाओयुए ने बूढ़ी महिला गु को देखा और उसे यकीन हो गया कि उसे कुछ पता होगा। दादी, आप गर्मियों में अंडे नहीं बचा सकती। आप उन्हें सिर्फ अपने नवजात पोते के लिए रखना चाहती हैं। उनसे बदबू आएगी। पिछले जन्म में जब गु दायोंग उस लड़के को वापस लाया था, उस हिसाब से तो यही सही होगा कि उसका जन्म भी हुआ है। अगर श्रीमती गु को सच में पता चल गया तो ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी। श्रीमती गु ने अपना मुंह खोला और डांटते हुए बोली, नवजात शिशु के लिए खाना ना खाना मुश्किल है। क्या तुम पैसे गंवाने वाली दोनों चीजें खाओगे? वाह, तुम मेरे बूढ़े गु के अंडे खाने के लायक हो। यकीन से गु कियाओयुए की आंखें सिकुड़ गईं। जब ली लिंगलिंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो वह तुरंत मुस्कुराई और बोली, देखो बच्चे ने क्या कहा, तुम्हारा पेंगफेई भाई 10 साल का है। वह अभी कहाँ पैदा हुआ है? बकवास बंद करो,
अगर तुम मुझे अंडे नहीं दोगे तो रख लो। फिर वह दयालु चेहरे के साथ झांग पेईपाई की ओर मुड़ा और बोला, भाभी मुझे अपने बारे में मत बताओ। मुझे कुछ पैसे बचाने हैं। अंडे महंगे हैं और लड़के के लिए रखे गए हैं। अगर लड़का नहीं भी हुआ तो भी आप उन्हें काउंटी में ले जाकर पैसे बदलवा सकती हैं और बचा सकती हैं। लड़कियां पैसे गंवा रही हैं। उनकी शादी 2 साल में हो जानी चाहिए। उनकी परवरिश अच्छी नहीं हो सकती। श्रीमती गु को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत कह दिया है और अब और नहीं रुकना चाहती। उन्होंने झांग पेईपाई को आवाज़ लगाई कि वह उसके लिए अंडों की एक टोकरी भर दे और उसके दूसरे और सबसे छोटे बेटे के परिवार के 4 लड़कों के लिए खाने के लिए वापस चला जाए। झांग पेईपाई ने कुछ नहीं कहा और अंडे लादने के लिए मुड़ गई। इस तरह की बातें पहले भी समय समय पर होती रहती थीं। अगर उसने बुढ़िया को अंडे नहीं दिए तो वह ज़रूर मुसीबत खड़ी कर देगी। उस समय सबकी आंखें नम हो जाएंगी। गु कियाओयुए ने उसे पकड़ लिया। माँ, घर पर बस कुछ ही अंडे बचे हैं। आपने कहा था कि आप मुझे और कियाओ वान को कुछ खाने को देना चाहती हैं। झांग पेईपाई ने कियाओयू को देखकर भौहें चढ़ाईं। उसे हमेशा लगता था कि उसकी बेटी आज अलग है। श्रीमती गु उछल पड़ी। अच्छा, तुम पैसे गंवा रहे हो और हमारे बूढ़े गु के अंडे खाना चाहते हो। तुम सोच रहे हो कि ये बहुत सुंदर हैं। तुम तीनों बूढ़े जाओ और मेरे लिए सब पैक कर दो। ली लिंगलिंग मुस्कुराते हुए अंदर के कमरे में चली गई। गु कियाओयुए ने तय कर लिया है कि उन्हें पता है कि गु दायों के बच्चे बाहर हैं और वे नहीं चाहते कि उन्हें कोई परेशानी हो। वे बेंच को सीधे अंदर वाले घर के दरवाजे तक ले जाते हैं। किसकी हिम्मत है मेरी चीज़ों को छूने की? ऐसा लग रहा था जैसे वह गति किसी भी समय लोगों को प्रभावित कर सकती है। ली लिंगलिंग रुक गई और आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मुख्य कारण ये था कि मृत लड़की पहले से बिल्कुल अलग थी। वह थोड़ी पागल थी, यहाँ तक कि उसकी दादी ने भी उसे मारने की हिम्मत की। उसकी चाची को वास्तव में यकीन नहीं था। लगता है मैंने अभी जो कहा वो ठीक से समझ नहीं आया। कोई भी मेरी चीज़ें नहीं छीनना चाहता। बेहतर होगा कि जो चीज़ें तुमने पहले ली थीं उन्हें जल्दी से निपटाकर वापस कर दो, वरना तुम्हारी छवि खराब होगी। ऐसा मत सोचो कि अगर हमारी माँ सभी महिलाएं हैं तो उन्हें धमकाना आसान है। हमें धमकाने की हिम्मत करो। मैं कियाओयू की सभी तस्वीरें वापस बुला लूँगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अभी मेरे लिए आजमा कर देखो। गु कियाओयुए एक बेंच के साथ उनका स्वागत करने वाला था। बूढ़ी महिला गु, ली लिंगलिंग और दूसरी बहू जो शुरू से अंत तक नहीं बोली, गु कियाओयू कहाँ बुलाएगी, इसलिए वे जल्दी से बाहर निकल गए। भागते समय वह चिल्लाया, गु कियाओयुए पागल है। गु कियाओयुए अपनी दादी को मारने जा रही है। तुम्हारी जैसी दादी का होना दुर्भाग्य है। अगली बार दरवाजे पर आकर तुम्हें मारने की हिम्मत करो। पिछले जन्मों और इस जन्म का सारा गुस्सा निकल गया। गु कियाओयुए ने दरवाज़ा जोर से बंद किया। उसे याद आया कि आंगन में अभी भी गेहूं सूख रहा है। दरवाज़ा बंद करने से चोरी होना आसान था। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। गु कियाओवान और झांग पेईपाई पहले ही गु कियाओयुए की हरकतों से स्तब्ध रह चुके थे। बहन, क्या तुमने अभी दादी को मारा? गु कियाओवान ने घूर कर देखा और बहुत खुश हुई। दादी को ये सब पसंद नहीं था। मुंह खोलने और मुंह बंद करने वाला घटिया भ्रूण पैसे गंवा देता था। उसे काफ़ी समय तक ये सब पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन बहन, आज झांग पेईपाई ने आह भरी और असहाय होकर कहा, कियाओयू, आखिरकार ये तुम्हारी दादी हैं। तुम अगली बार ऐसा नहीं कर सकते। गु कियाओयू उदास होकर झांग पेईपाई और गु कियाओवान की ओर देखने लगा। गु दायोंग जिस महिला की तलाश में था वह उसके बॉस की बेटी थी। उसका पूर्व पति भी रेलवे में था। एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई और वह गु दायोंग के साथ संबंध में पड़ गया। गु दयांग निश्चित रूप से अपने भविष्य के लिए झांग पेईपाई से तलाक ले लेंगे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उन दोनों के पहले से ही बेटे हैं, जो और भी अपरिहार्य है। गु कियाओयुए को सिरदर्द है। वह गु दायोंग को पसंद नहीं करती, नहीं चाहती कि गु दायोंग और झांग पेईपाई आगे बढ़ें, और पिछले जन्मों की तरह उन्हें पूरा करने के लिए झांग पेईपाई की बलि नहीं दे सकती। माँ, वे हमें धमकाते हैं। गु कियाओयुए ने निर्दयतापूर्वक कहा कि गु परिवार के बारे में उसकी कोई अच्छी धारणा नहीं है। पिछले जन्मों में सभी दुख उनके परिवार से शुरू हुए थे। वह तुम्हारी दादी भी हैं। वह बुजुर्ग हैं। अगली बार तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, खा लो। खाने के बाद तुम्हें गेहूं लादना चाहिए। 1985 में ग्रामीण जीवन अच्छा नहीं था और उन्हें केवल 2 बार ही भोजन मिलता था। नाश्ता 90 बजे और दोपहर का भोजन 2 या 3 बजे होता था। खाने के बाद सूरज इतना जहरीला नहीं लगा। माँ बेटी ने गेहूं को बोरों में भर लिया। सफाई के बाद 5-6 बज चुके थे। गु कियाओयुए पूरी दोपहर थोड़ा गुमसुम सा रहा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, माँ, चलो कल काउंटी में जाकर अंडे बेचते हैं। परिवार का पैसा गु दायोंग ने पहले भी वापस भेजा था और उन्होंने पिछले 2 सालों से उसे वापस नहीं भेजा है। सच कहूं तो गु दायोंग 2 साल से वापस नहीं आया है।
गुदायों के वापस आने का इंतजार करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उससे पहले उन्हें कुछ पैसे जुटाने होंगे। इस छोटे से गांव में पैसा कमाने का मौका मिलना नामुमकिन है। आपको काउंटी शहर जाना होगा। गर्मियों में बहुत गर्मी है। अंडे ज्यादा दिन नहीं टिकते। गुकियाओयुए घर पर 4 मुर्गियां पालता है और उन्हें आधे महीने के लिए बचाकर रखता है। अगर वह उन्हें नहीं बेचेगा तो वे खराब हो जाएंगी। कल अपनी बहन के साथ चले जाना। माँ घर पर गेहूं सेंकेगी। घर पर गेहूं को 2 बार धूप में रखा जा चुका है तथा एक बार और धूप में गेहूं लगभग सूख जाएगा और उसे रखा जा सकता है। गुकियाओयुए को चिंता थी कि झांग पेईपाई घर पर अकेली है। गुदायोंग कुछ दिन पहले ही वापस आया था। वह झांग पेईपाई के साथ कोई दुर्घटना नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन इस समय खाना भी बहुत जरूरी है। झांग पेईपाई तब तक बाहर नहीं जाएगा जब तक गेहूं अच्छी तरह सूख न जाए। गुकियाओयुए को पीछे हटकर दूसरा स्थान लेना होगा। चलो कल गेहूं सुखाते हैं और परसों साथ चलते हैं। ठीक है, ये ठीक है। बातचीत के बाद झांग पेईपाई ने धूप में कशीदाकारी की जबकि यह अभी भी उज्ज्वल था और गुकियाओवान ने भी धूप में कशीदाकारी की। गुकियाओयुए ने अपने पुनर्जन्म से पहले उसके साथ कढ़ाई की थी, लेकिन अब गुकियाओयुए ने सालों से सुई धागे का इस्तेमाल नहीं किया है। वह ये हुनर भूल गई है। उन्हें कढ़ाई करते हुए देखकर उसने पूछा, माँ, हमने कई जोड़े कढ़ाई किए हैं। अंदर का तला मोटा है। अंदर पुराने कपड़े की लुगदी लगी है। बाहर सफ़ेद कपड़े से लिपटा है जिस पर फूल और धन संपत्ति जैसे शब्द कढ़ाई किए हुए हैं। झांग पेईपाई ने सहजता से कहा, 7 या 8 जोड़ी। जब तुम्हारे पिता वापस आएं तो उनके लिए कुछ जोड़ी ले जाना। माँ, पिताजी ने 2 साल से पैसे वापस नहीं भेजे हैं। गुकियाओयुए ने भौहें चढ़ाईं। गुदायोंग रेलवे में काम करता है। वह हर महीने 50 युआन से ज्यादा खर्च करता है। पहले वह हर 6 महीने में 100 युआन से ज्यादा वापस भेज पाता था। लेकिन पिछले 2 सालों से गुदायोंग वापस नहीं आया और न ही उसने अपने पैसे भेजे। उसने 6 महीनों में एक पत्र के अलावा कुछ नहीं भेजा। झांग पेईपाई का कढ़ाईदार हाथ रुक गया और कुछ नहीं बोला। गुकियाओयु ने कहा, शायद पिताजी नए साल पर न आए। चलो सारे जूतों के कुशन काउंटी में ले जाकर बेच देते हैं। मैंने सुना है कि काउंटी के कृषि मशीनरी कारखाने और ईंट भट्टा कारखाने के मजदूर सबसे ज्यादा जूतों के कुशन बर्बाद करते हैं। एक जोड़ी कुछ सेंट में बिक सकती है। गुकियाओयुए को नहीं पता कि घर पर कितना पैसा है, लेकिन ये ज्यादा नहीं होगा। पहले गुदायोंग पैसे वापस भेजता था। झांग पेईपाई हमेशा उसका कुछ हिस्सा श्रीमती गु के सम्मान में और कुछ अपनी बहनों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करता था। गुदायोंग ने 2 साल तक पैसे वापस नहीं भेजे। हालांकि उसने श्रीमती गु को और पैसे नहीं दिए, उसने स्कूल के लिए पैसे नहीं बचाए। सच में गेहूं सुखाने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं। कुछ नहीं, मैं 2 दिन में एक जोड़ी गेहूं कढ़ाई कर सकती हूँ। गुकियाओवान भी बालों की एक जोड़ी सुनकर उत्साहित हो गया। माँ, चलो इसे काउंटी में बेच देते हैं। मेरी बहन को हाई स्कूल के लिए तुरंत पैसे चाहिए। झांग पेईपाई बहुत देर तक चुप रहा। आखिरकार उसने आह भरते हुए कहा, ठीक है, इन 2 दिनों में आधी कढ़ाई पूरी हो गई है। परसों इसे काउंटी में ले जाकर देखना कि क्या ये बिक सकती है। गुकियाओयुए ने राहत की सांस ली और उसे पता था कि घर पर शायद पैसे नहीं होंगे। परिणामस्वरूप झांग पेईपाई और गुकियाओवान उस रात आधी रात तक जूते के पैड पर कढ़ाई करते रहे। जब अंधेरा हो गया तो उन्होंने लैंप खींचकर कढ़ाई जारी रखी। गुकियाओयुए ने एक सुई ली और 2 टांके कढ़ाई किए। अंगूठा पकड़ में नहीं आ रहा था। सुई हमेशा उसके हाथ में चुभती रहती थी। कढ़ाई उतनी अच्छी नहीं थी जितनी असली थी। गुकियाओवान भी उसे देख नहीं पा रही थी। वह बार बार कहती रही कि इसे पैसे बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गुकियाओयुए को अच्छी कढ़ाई करने दो। गुकियाओयुएशी कढ़ाई अच्छी तरह नहीं करता। वह कढ़ाई ही नहीं करता। बाहर जाकर देखो और क्या क्या पैसे बदल सकता है। इसे परसों काउंटी में खरीद लेने ले जाओ। नतीजतन 85 साल का ये परिवार वाकई बहुत गरीब है। ऐसा कुछ ढूंढना आसान नहीं है जो पैसे बदल सके। हालांकि गुकियाओयु निराश नहीं है। अब सुधार और खुलेपन का दौर विकास का समय है। ये कहा जा सकता है कि हर जगह व्यावसायिक अवसर मौजूद हैं। अगर वह पुनर्जन्म से वापस आती है तो वह बेहतर जीवन जी सकती है, बशर्ते वह उनमें से कुछ को पकड़ ले। बेशक उससे पहले हमें पहले मौजूदा संकट को हल करना होगा और झांग पेईपाई को दुर्घटना का शिकार नहीं होने देना होगा। अगले दिन गेहूं को सुखाने और झांग पेईपाई के खाना पकाने का लाभ उठाने के बाद गुकियाओयु ने गुकियाओवान को वापस खींच लिया। बहुत सारी जंगली सब्जियां काट लीं, उन्हें घर पर साफ किया और अगले दिन उन्हें काउंटी में ले जाने की योजना बनाई, ये देखने के लिए कि क्या वे उन्हें पैसे के लिए बेच सकते हैं। मैंने शाम को जल्दी ही अपना सामान समेट लिया और बिस्तर पर चला गया। जब वे आधी रात को उठे तो माँ और बेटी ने दरवाजा बंद कर लिया और काउंटी की ओर भागीं। उस समय कोई कार नहीं थी और माँ बेटी मवेशी भी नहीं पालती थीं। उन्हें काउंटी जाने के लिए एक पैर पर निर्भर रहना पड़ता था।
वे आधी रात को 3 बजे निकल पड़े। काउंटी में अभी भोर ही हुई थी। 1985 में ये काउंटी अभी भी बहुत पिछड़ी हुई थी, लेकिन गांव के मिट्टी के बने घरों से कहीं बेहतर थी। हरी ईंटों और बड़ी टाइलों वाले चौकोर घर अतीत के अवशेष थे और लाल ईंटों वाली 2 मंजिला छोटी इमारतें हाल के 2 सालों में ही बनी थीं। गु कियाओयुए ने एक मोड़ लिया, अंडों की कीमत का मोटे तौर पर अंदाजा लगाया और 25 किलो का एक टुकड़ा उठा लिया। झांग पेईपाई ने किनारे से कहा, कीमत बढ़ गई है। 1 साल पहले यह 1 किलोग्राम थी। चलो बाजार जाकर जल्दी से बेच देते हैं। पिछले 2 सालों में ज्यादा लोग व्यापार करने लगे हैं। वे अपनी सब्जियां, मक्का, शकरकंद और अंडे बेचने की हिम्मत कर रहे हैं, जिससे एक बाजार बन गया है। कुछ साल पहले खरीदारी करते समय मुझे आपूर्ति और विपणन सहकारी समितियों के पास जाना पड़ता था। घर पर अंडे होते भी थे तो बहुत कम लोग उन्हें बेचने की हिम्मत करते थे। ये सट्टा और बेशर्मी थी। हालांकि जिन लोगों ने उन वर्षों में व्यापार करने का साहस किया, उन्होंने अब बहुत पैसा कमाया है। उन्होंने 1980 के दशक में बिजनेस शुरू किया था। इस साल 85 साल की उम्र में वह समय के साथ कदमताल मिला रही हैं। जब भी उन्हें मौका मिले उन्हें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। पुनर्जन्म की स्मृति के साथ वह कभी भी अपने पिछले जीवन से अधिक कठिन जीवन नहीं जी पाएगी। यह बाजार काउंटी के ईंट भट्ठा कारखाने और कृषि मशीनरी कारखाने के बीच में है। इन दोनों कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को अच्छा वेतन मिलता है और वे आम लोगों की तुलना में खाने पीने पर ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार रहते हैं। पहले भी कई व्यवसाय हुए थे। झांग पेईपाई पहले भी कई बार अंडे बेचने आ चुके थे और उन्हें भी यह सब पता था। गु कियाओयुए को कोई परवाह नहीं थी। उसने कहा कि काउंटी में घूमो। झांग पेईपाई ने कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि भागो मत और बाद में आना। गु कियाओवान भी उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन गु कियाओयुए तेज था और एक कोने को मोड़ने के बाद गायब हो गया। गु कियाओवान के पास झांग पेईपाई के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा नहीं है कि गु कियाओवान को नहीं ले जाना चाहती, बल्कि वो व्यावसायिक अवसर तलाशना चाहती है। बेहतर होगा कि फिलहाल उसके परिवार को न बताया जाए। उन्हें अभी तक गु दायोंग के बारे में कुछ पता नहीं है। उन्हें डर है कि गु दायोंग 2 दिन में वापस आ जाएगा और फिर से उसकी पोल खुल जाएगी। तब चीजें अज्ञात दिशा में नहीं जाएंगी। गु कियाओयुए अकेले ही पूरे काउंटी में घूमते रहे। 1985 में किंगयांग काउंटी बहुत बड़ा नहीं था। किंगयांग काउंटी की अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाली एकमात्र चीज ये 3 कारखाने थे। लेकिन गु कियाओयुए को पता था कि 2 साल में मीट मिल का कारखाना बंद हो जाएगा। फिर कृषि मशीनरी कारखाने का निजी तौर पर अधिग्रहण कर लिया गया। ईंट भट्ठा कारखाने ने कई सालों तक उसे सहारा दिया, लेकिन जल्द ही वह बंद होने का सामना नहीं कर सका। तब से, हालांकि किंगयांग काउंटी को इन 3 कारखानों से कोई मदद नहीं मिली है, मनोरंजन उद्योग काफी फल फूल रहा है। कैंटीन एक बड़े सुपरमार्केट में बदल गया है और छोटा गेस्ट हाउस होटलों की एक श्रृंखला बन गया है। 90 के दशक तक एक के बाद एक मकान बनने लगे और रियल एस्टेट डेवलपर्स ने खूब पैसा कमाना शुरू कर दिया। जल्द ही बड़े सुपरमार्केट, उच्च स्तरीय मनोरंजन शहर, होटल, खानपान उद्योग और स्कूल एक एक करके उभरने लगे। किंगयांग काउंटी का तेजी से विकास हुआ और कुछ ही वर्षों में किंगयांग शहर बन गया। मुझे याद है, ये सब उस समय के काउंटी मजिस्ट्रेट की वजह से हुआ था। उनका नाम क्या है? गु कियाओयुए ने बहुत देर तक सोचा, पर उसे कुछ याद नहीं आया। उसकी नज़र काले ट्यूनिक सूट पहने एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह अपनी बाहों में एक नीली और सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतल लिए जल्दी में था। गु कियाओयुए उससे टकराया और बिना कुछ कहे जल्दी से चला गया। गु कियाओयुए की नज़रें नीली और सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतल पर टिकी थीं, जो परिचित लग रही थी। गु कियाओयुए ने बिना सोचे समझे उसका अनुसरण किया। बूढ़ा आदमी एक गली में चला गया। गु कियाओयुए दंग रह गया। वह सोच रही थी कि वह कहाँ है। ये किंगयांग काउंटी की एक प्राचीन गली है। कुछ साल बाद इसे धीरे धीरे किंगयांग शहर के नाम से जाना जाने लगा। पिछली पीढ़ियों में किंगयांग काउंटी के किंगयांग शहर बनने का कारण यह है कि इस गली का अधिकांश हिस्सा इसी गली में बसा है, और अब इस गली में रहने वाले अधिकांश लोग अदृश्य रूप से अमीर हो गए हैं। कुछ मोड़ लेने के बाद झोंकशान सूट पहने बूढ़ा आदमी एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में घुस गया, जल्द ही बाहर आ गया और फिर एक अन्य दुकान में प्रवेश कर गया। गु कियाओयुए ने उसका पीछा किया और उसे 4 दुकानों में जाते देखा। जब उसे 5वीं दुकान से बाहर निकाला गया तो झोंकशान सूट पहने बूढ़ा आदमी आखिरकार उसे बर्दाश्त नहीं कर सका और गिड़गिड़ाने लगा। ये सच है, इसका इस्तेमाल लॉर्ड कियानलोंग ने किया है। ये बिल्कुल सच है, झूठ नहीं। अच्छी तरह देखिए, ये सच है, कृपया अच्छी तरह देखिए। लॉर्ड कियानलोंग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली परिचित दिखने वाली बोतल। गु कियाओयुए ने मन ही मन सोचा। उसे चीनी मिट्टी के फूलदान की उत्पत्ति याद आ गई। पिछले कुछ सालों में खजाने की खोज पर एक विविध शो हुआ था। उस समय एक ऐसा ही चीनी मिट्टी का फूलदान था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसकी कीमत 2 मिलियन युआन से भी ज्यादा थी।
उस समय गु कियाओयुए गरीब था और रातों रात अमीर बनने की उम्मीद में था। जब उसके पास करने को कुछ नहीं होता था तो वह ये वैरायटी शो देखना पसंद करता था और उन लोगों से ईर्ष्या करता था जिनके परिवार में विरासत में खजाने होते थे। इस नीले और सफ़ेद चीनी मिट्टी के बर्तन के प्रति भी उसकी एक खास छाप है। उस समय जब वह बोतल लेकर वैरायटी शो में गए थे तब वह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि 1980 के दशक में घर पर एक दुर्घटना हुई थी। उनके दादाजी ने एक बार बोतल ले जाकर बेच दी थी। दुर्भाग्य से वह बोतल नहीं बिक पाए। सबने कहा कि यह झूठ है। बाद में परिवार ने भी सोचा कि पागल आदमी नकली था और ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन बोतल में एक छोटा मुंह, एक चौड़ा पेट, कान, स्पष्ट और शानदार पैटर्न और अच्छी दिखने वाली उपस्थिति थी, इसलिए यह बनी रही। जब तक कोई खजाना खोजने का कार्यक्रम नहीं था, मैंने इसे एक प्रयास के दृष्टिकोण के साथ किया। उस समय विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि बोतल की कीमत कुछ वर्षों में बढ़ जाएगी। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाने के लिए नीलामी के लिए राजी नहीं हुआ। नतीजतन उसे पता नहीं था कि ये दुर्भाग्य है। जैसे ही वह बोतल घर ले गया, वह गलती से गिर गया और टूट गई और बोतल उसके हाथ में लग गई। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो किसी अमीर परिवार से नहीं था, जब उसने बड़ी रकम उड़ते हुए देखी तो वह सदमे में नहीं रहा। उसे कुछ समझ नहीं आया और अगले दिन उसने एक इमारत से छलांग लगा दी। उस समय मीडिया ने यह भी बताया कि खजाने की खोज कार्यक्रम भी प्रभावित हुआ था। गु कियाओयुए ने बोतल को देखा और उसे खरीदने के लिए उत्सुक थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि घर की वर्तमान स्थिति के अनुसार वह इसे नहीं खरीद सकती थी। मैं क्या करूंगा? गु कियाओयुए को लगा कि वह आदमी चला गया है। वह पहले उससे पूछना चाहती थी कि बोतल की कीमत कितनी है। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, अधीर दुकानदार ने बूढ़े व्यक्ति को धक्का दे दिया और वह गिरने ही वाला था। ये तो 2 मिलियन है। गु कियाओयुए को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। वह जल्दी से बूढ़े की मदद के लिए दौड़ा। उसके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी भी था जो उस बूढ़े आदमी को पकड़े हुए था। बुजुर्ग सज्जन, क्या आप ठीक हैं? गु कियाओयुए ने उत्सुकता से पूछा। मध्यम आयु वर्ग के पुरुष भी परवाह भरी निगाहों से देखते हैं। बूढ़े आदमी ने निराश भाव से हाथ हिलाया। धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। फिर भी उसे अंदर जाना पड़ा। गु कियाओयुए ने उसे रोक दिया। दुकानदार ने इशारा कर दिया था कि वह कभी नहीं खरीदेगा और अगर वह दोबारा गया तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा, क्या बूढ़ा आदमी चीनी मिट्टी की बोतलें बेचना चाहता है? गु कियाओयुए ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह भी इस चेहरे से प्रभावित हुई। किंगयांग काउंटी के काउंटी मजिस्ट्रेट हे जिनचेन ने किंगयांग काउंटी का थोड़ा विकास किया और भविष्य में किंगयांग शहर के नेता बन गए। यह आदमी निश्चित रूप से एक चरित्रवान व्यक्ति है। गु कियाओयुए ने इसके बारे में सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े साहब, आपकी बोतल असली है। उन्हें इसका पता नहीं है। यह उनकी भद्दी आंखों का कमाल है। आपको इसे अच्छी तरह रखना चाहिए। हो सकता है कि आप इसे भविष्य में अच्छी कीमत पर खरीद सकें। बूढ़ा आदमी दुखी होकर रोया, हाय, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा छोटा पोता बीमार है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ये बोतल नहीं बेचना चाहता। इसका इस्तेमाल लॉर्ड कियानलोंग ने किया होगा और महल से बाहर आया होगा। बूढ़ा आदमी इतना चिंतित था कि रोने ही वाला था। अगर उसे रोने की जरूरत न होती तो उस विरासती बच्चे को कौन बेचता? दूसरों को ये झूठ लगा, लेकिन वह जानता था कि यह बिल्कुल सच है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी और उसने अपने दादा से सुना था कि उसका परिवार सम्राट के सामने एक लाल आदमी था, लेकिन समय बदल गया और पतन हो गया। चिंता मत कीजिए महोदय, मैं देख रहा हूं कि नीले और सफ़ेद दोहरे कान वाला जुन भी सच है। नीले और सफ़ेद दोहरे कान वाला जुन मूल रूप से कियानलोंग के शासनकाल में एक विशिष्ट प्रकार का बर्तन था और नीले और सफ़ेद रंग और सजावट से यह बिल्कुल सच है। महोदय, क्यों न मैं आपके साथ चलकर देखूं कि क्या कोई और इसे खरीदना चाहता है? गु कियाओयुए बगल में खड़े जिनचैन की ओर देखता रहा। गु कियाओयुए इसे वहन नहीं कर सकता, लेकिन मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति इसे वहन करने में सक्षम हो सकता है। जब तक वह इसे खरीदता है, वह प्रत्यक्ष रूप से एक बड़े आदमी को जान सकता है, बूढ़े आदमी की तत्काल जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है और बोतल को बचा सकता है। आप जानते हैं, बोतल दशकों बाद टूट गई और किसी ने इसका फायदा नहीं उठाया। लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह जिनचैन के ही हाथ में हो। वह काउंटी मजिस्ट्रेट और भावी मेयर हैं। वह किसी आम परिवार की तरह नहीं हैं। बोतल इकट्ठा करने से बोतल टूट सकती है। क्या लड़की को पता है? जाहिर है, उस बुजुर्ग सज्जन को उम्मीद नहीं थी कि जब वह किसी को जानते होंगे तो उन्हें इस नीले और सफ़ेद दोहरे कान वाले सम्मान के बारे में पता चलेगा। जाहिर है, आज उनकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जो कुछ जानता है। लड़की तो बहुत छोटी है। अगर वो बोलेगी नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि वो कोई एक्सपर्ट है। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सच है। गु कियाओयुए ने विनम्रता से कहा।
लड़की इतनी विनम्र है कि वह स्पष्ट रूप से कह सकती है कि यह नीले और सफ़ेद दोहरे कान का सम्मान है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ नहीं जानती है। बूढ़ा आदमी उससे मिला और खुशी से गो कियाओयू को नीले और सफ़ेद दोहरे कान के सम्मान की कहानी बताने के लिए ले गया। कहानी उसके परदादा के दादा से शुरू होती है। कहानी समाप्त करने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अफसोस इस युग में ज्ञानी लोग कम हैं और उससे भी कम लोग इस चीज़ को छूने का साहस करते हैं। यद्यपि क्रांति को कई वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी बहुत से लोग इस तरह की चीज़ को छूने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि एक कहावत है कि जो लोग हिम्मत रखते हैं वे मर जाते हैं और जो डरपोक होते हैं वे भूख से मर जाते हैं। जो लोग सोचने और करने की हिम्मत रखते हैं उन्होंने इस युग में बहुत पैसा कमाया है। जो लोग सोचने और करने की हिम्मत नहीं करते वे समय के साथ तालमेल बिठाने में असफल हो जाते हैं, समय के साथ डूब जाते हैं और अंततः केवल नीचे की ओर ही रह पाते हैं। सच बताऊं तो गु कियाओयुए वास्तव में ये चीनी मिट्टी का फूलदान खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास भी पैसे नहीं थे। चाचा, लगता है आपके पास पैसे नहीं हैं। आप उस बूढ़े की मदद क्यों नहीं करते? उसका पोता बीमार है और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। गु कियाओयुए ने ये कहते हुए थोड़ा असहज महसूस किया। उसे डर था कि कहीं वह खुद को उस बूढ़े सज्जन की अमानत न समझ बैठे। विचार करने के बाद गु कियाओयू ने फिर कहा, चाचा, मैं सचमुच उस बूढ़े का भरोसा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जब बूढ़ा बीमार होता है तो उसे पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, वरना मैं ये चीज़ नहीं बेचूंगा। वरना चाचा, चलो साथ में उस बूढ़े के घर चलते हैं, और मैं अपने व्यक्तित्व से आपको गारंटी देता हूँ कि ये बोतल बिल्कुल असली है। अगर आप इसे खरीदते हैं और नकली पाते हैं तो रोंगशू गांव जाकर मुझे ढूंढने के बारे में क्या ख्याल है? गु कियाओयू यूं ही मुंह नहीं खोलेगी, लेकिन चूंकि उसने उसे पहचान लिया है इसलिए वह जुआ खेलना चाहती है। यह अधेड़ उम्र का आदमी किंग्यांग काउंटी का मुखिया है। उसके लिए एक बड़े आदमी को जानना बहुत अच्छी बात है। गु कियाओयू ने जिनचेन को गौर से देखा। वह घबराई हुई थी। सफलता या असफलता एक ही झटके में तय हो गई थी। अगर जिनचैन इस बात पर यकीन करके ये बोतल खरीद लेता है और उसे ये सच लगता है तो भले ही उसे अपनी भलाई न लगे, लेकिन इस बोतल को देखकर वह अपने बारे में सोच सकता है। हो सकता है कि भविष्य में वह वाकई मदद कर सके। लेकिन अगर वह इस पर विश्वास नहीं करता है और खुद को एक ट्रस्ट के रूप में लेता है तो काउंटी मजिस्ट्रेट के दिल में एक बुरी छाप छोड़ने के लिए यह नुकसान उठाने लायक नहीं है। अब ये गु कियाओयू के लिए एक जुआ है। वह इस अवसर पर जुआ खेलने को तैयार है। हे जिनचैन ने गु कियाओ को देखा, लेकिन जितना अधिक उसने देखा उतना ही वह भयभीत हो गया। 15 या 16 साल की उम्र में वह एक नीले रंग का कोट और काली पतलून पहनती थी, लेकिन वह अपनी आंखों में कभी कभी चमकती हुई चमक को छिपा नहीं पाती थी। ये बहुत चालाक छोटी लड़की है, और ऐसा लगता है कि वह जानती है कि वह कौन है। छोटी बच्ची, ये गंभीर बात है। मैं अपने ससुर के लिए जन्मदिन का उपहार खरीदने जा रही हूँ। ये बोतल वाकई बहुत खूबसूरत है। क्या तुम इसके बारे में विस्तार से बात करना चाहोगी? बूढ़े आदमी ने उत्साह से सिर हिलाया और गु कियाओयू को राहत मिली। लगता है 8 या 9 में वह 10 साल का हो जाएगा। ये देखकर कि बूढ़ा आदमी सहमत हो गया, उसने जिनचैन ने गु कियाओयू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, छोटी लड़की एक साथ जाएगी। गु कियाओयू ने एक पल सोचा और अपना सिर हिलाया। मैं भूल जाऊंगा, मैं अपनी माँ के साथ काउंटी में अंडे बेचने गया था। अभी अभी मैंने एक बूढ़े आदमी को बोतल हाथ में लिए जल्दी जल्दी आते देखा तो मैं उसे देखने के लिए उसके पीछे चला गया। अब मेरी माँ ज़रूर परेशान हो रही होगी। मुझे जल्दी वापस जाना होगा। गु कियाओयू ने सच बताया। हालांकि वह ये भी जानना चाहती थी कि क्या उनका लेन देन आखिरकार सफल होगा। अगर हुआ तो उसे सचमुच जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वह जिनचैन और बूढ़े सज्जन दंग रह गए। एक लड़की जो एक नज़र में सच बता सकती है और असाधारण बातचीत करने का स्वभाव रखती है, वह सिर्फ अपने परिवार के साथ अंडे बेच रही है। हालांकि गु कियाओयू के कपड़ों को देखकर वे ये जान गए और उन्होंने उस पर और अधिक दबाव नहीं डाला। गु कियाओयू जाने ही वाला था, लेकिन काले जोंगशान सूट और पॉलिश किए हुए काले जूते पहने एक आदमी वहां आया। गु कियाओयू दंग रह गया। उसे लगा कि वह आदमी थोड़ा चमकदार लग रहा है, लेकिन वह रुका नहीं और सीधा चला गया। जब वह आदमी आया तो जिनचैन ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। मोयन लड़का आ रहा है, आओ और इस बोतल को देखो। तुम्हारे दादाजी को ये प्राचीन वस्तुएं सबसे ज्यादा पसंद हैं। इस बोतल को देखो, क्या तुम्हारे दादाजी को ये पसंद आएगी? सिमा यान ने भावशून्य भाव से सिर हिलाया। बस अच्छे से देखो चाचा, जिनचैन ने उसे घूरते हुए कहा। छोटी बच्ची का अभी उत्साहित रहना ही बेहतर है। अच्छा, तुम रुको और जाओ, मैं बोतल के बारे में बूढ़े सज्जन से बात करती हूँ। हे जिनचैन ने बूढ़े आदमी को पास ही स्थित चायखाने में खींच लिया। सीमोयान सचमुच इंतजार कर रहा था। गु कियाओयू कुछ दूर चलकर एक छिपने की जगह ढूंढने लगी। उसने उन्हें चाय घर में घुसते देखा और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। उसे यह पुष्टि करनी थी कि बोतल जिनचैन तक पहुंची है या नहीं।
छिपते समय गू कियाओयुए को हमेशा ऐसा लगता था कि कोई उसकी ओर देख रहा है। जब उसने दोबारा उसे ढूंढा तो वह उसे नहीं मिला। इस बेकाबू एहसास ने गू कियाओयुए को बहुत बेचैन कर दिया। ये तब तक आसान नहीं था जब तक कि हे जिनचैन नीचे नहीं आया और उसने बोतल हे जिनचैन की बाहों में थमा दी। गू कियाओयुए जल्दी से मुड़ा और चला गया। एक मोड़ मोड़ने के बाद गू कियाओयुए को राहत महसूस हुई। गू कियाओयुए चला गया और सी मुयान ने भी अपनी आंखें वापस ले लीं। गू कियाओयुए ने सोचा कि कैसे भाग्य बनाया जाए। लगभग 1 साल में इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां और बीबी मशीनें किंगयान काउंटी में आ जाएंगी। मुझे याद है कि शुरुआती दिनों में एक बीबी फंक्शन 2000 युआन से ज़्यादा में बिकता था और एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी दर्जनों या सैकड़ों युआन में बिकती थी। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ये कई मजदूर वर्ग और अमीर कॉलेज के छात्रों की पसंदीदा है। अब शायद शेनज़ेन में ये चीज़ें हों, लेकिन किंगयान काउंटी मुख्य भूमि में स्थित है। माल के आवागमन की वर्तमान गति को देखते हुए यहाँ इंतज़ार करने में कम से कम 1-2 साल लगेंगे। यदि वह इस अवसर का लाभ उठा सके तो कम से कम लाभ तो कमा ही सकती है। लेकिन अब वह बहुत गरीब हो गई है और उसे स्टार्टअप फंड की ज़रूरत है। मैं काउंटी शहर में घूमता रहा। जब मैं बाजार लौटा तो दोनों फैक्ट्रियों में लंच का समय पूरा हो चुका था और कैंटीन बाजार के बगल में ही थी। गू कियाओयुए ने अंदर झांका। खाना सादा था लेकिन उबली हुई रोटी सफ़ेद थी। देहात में होना एक सुखद एहसास था। गू कियाओयुए ने मन ही मन आह भरी। उसे आराम करना पड़ा जब वह कारखाने के गेट पर चावल बेचना चाहती थी। जब झांग पेईपाई को ढूंढा गया तो अंडे और जूतों के कुशन बिक चुके थे। वह गू कियाओयुए का इंतजार करते हुए 2 उबली हुई रोटियां खा रहा था। गू कियाओयुए ने दूसरे स्टॉल वालों को देखा जो तरह तरह के नूडल्स और स्टीम्ड ब्रेड खा रहे थे। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके दिल में एक विचार आया। गली से लेकर गली के आखिर तक वो अपनी बनाई हुई हर तरह की चीज़ें बेचते हैं पर चावल नहीं बेचते। शायद सबको पता है कि यहाँ की फैक्ट्रियों में कैंटीन भी होती हैं। इन लोगों पर एक और नज़र डालें। अपने हाथों में ठंडी विविध आटे की उबली हुई रोटी को कुतरते हुए कारखाने की कैंटीन में ईर्ष्या और उत्सुक आंखों को देखते हुए गू कियाओयु का दिमाग सक्रिय हो गया। स्टाफ कैंटीन आम जनता के लिए खुली नहीं है। वह इसे केवल स्टॉल लगाने वालों को ही बेच सकती है। बहन, तुम वापस आ गई हो। आओ, उबली हुई रोटी खाओ और घर जाओ। गू कियाओवान ने गू कियाओयुए को तीखी नज़रों से देखा। गू कियाओयुए वापस गया और झांग पेईपाई द्वारा दी गई विविध आटे की उबली हुई रोटी और पानी उठा लाया। खाते हुए उसने सोचा कि क्या खरीदे। पिछले जन्म में जब वह घर से निकली थी तो वह रूगामो बेचती थी और उसे बना पाती थी। बेचा जा सकता था, लेकिन आजकल मांस महंगा है। ये लोग इसे खाने और सस्ता होने पर पैसा गंवाने को तैयार नहीं होते। आप ज़्यादातर ठंडी त्वचा वाले स्टीम्ड बन क्यों नहीं बेचते? वैसे रूगामो बेचते हैं। गू कियाओयुए के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। उबली हुई रोटी खाने के बाद उसने अपने घर वालों को बधाई दी, चलो घर चलो। चाहे उसके मन में कोई भी गणना हो, उसे गुदयान के मामलों के सुलझने तक इंतजार करना होगा, अन्यथा गुदयान को खून फूंकना पड़ेगा यदि यह उस समय सस्ता है। रास्ते में गू कियाओवान ने उत्साह से कहा, अंडे कुल 7 युआन और 5 युआन में बिके, जंगली सब्जियां 30 सेंट में बिकी, 8 जोड़ी जूतों के कुशन 3 युआन और 4 सेंट में बिके और 1 जोड़ी 3 सेंट में बिके। जब मैं वापस जाऊंगी तो हर दिन कढ़ाई करूंगी। जब स्कूल शुरू होगा तो शायद ये तुम्हारी ट्यूशन के लिए काफ़ी होगा। गू कियाओयुए का दिल गर्म हो गया। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया, ठीक है, तुम अच्छी कढ़ाई कर सकती हो। ये उसकी बहन है। अगर पिछले जन्म में घर पर कोई दुर्घटना न हुई होती तो उसकी बहन बुरी आदतें न सीखती और न मरती। गू कियाओयुए की आंखें ठंडी हो गईं। इस बार उसे सब कुछ चाहिए था, लेकिन वह गू दायोंग और गू के परिवार को कभी नहीं चाहेगी। पैसे बेचने और पैसा कमाने का तरीका खोजने के बाद गू कियाओवान पूरे रास्ते बहुत उत्साहित था। स्कूल छोड़ने के 2 दिन और 2 महीने बाद वह 1 जोड़ी इंसोल कढ़ाई कर सकती है, तो वह 30 जोड़ी इंसोल कढ़ाई कर सकती है। 30 जोड़ी 9 युआन के बराबर होती है। मेरी बहन की ट्यूशन फीस काफ़ी होगी। गू कियाओयुए ने कुछ नहीं कहा, न ही उसने वह कहा जो उसने सोचा था। शिलिंग गांव से गुजरते समय गू कियाओयुए रुक गया। माँ, चलो दादी के घर चलते हैं। मुझे अपने चाचा की याद आती है। ठीक है, मैं अभी तुम्हारी दादी के घर और जोड़ी जूते मांगने गया था। बहुत से लोगों ने उन्हें नहीं खरीदा क्योंकि वे फिट नहीं हुए। तीनों ने अपना रास्ता बदला और शिलिंग गांव में चाचा के घर चले गए। जब वे शिलिंग गांव पहुंचे तो गांव वालों ने मुस्कुराकर झांग पेईपाई का स्वागत किया। इस समय मजदूरों की मजदूरी अपेक्षाकृत ज्यादा है। झांग पेईपाई ने एक मजदूर से शादी की है और उसका पति भी सुंदर है। शिलिंग गांव के लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। झांग पेईपाई ने भी मुस्कुराते हुए एक एक करके नमस्ते कहा। झांग होशिंग ने दूर से झांग पेईपाई को आते हुए सुना और अपने छोटे बेटे को पीठ पर लादकर बाहर आया। बड़ी बहन, आज आप इतनी देर से क्यों आईं? अपने चाचा को फिर से देखकर गू कियाओयुए को बस यही लगा कि उसकी आंखें खट्टी हो गई हैं।
वह दौड़कर झांग होशेंग के पास गई और उसे गले लगा लिया। यह उसके चाचा हैं, जिन्होंने पिछले जन्मों में उसके कई चाचाओं की देखभाल की थी। चाचा, मुझे आपकी याद आती है। गु कियाओयुए की अचानक कार्रवाई से उसकी बहन और भाई दोनों स्तब्ध रह गए, और उसके पीछे आने वाली दादी और बक्सा भी स्तब्ध रह गए। दादी वू होंगलियन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह देखो कौन आ रहा है। मेरी युए लड़की और वान ए लड़की आ रही हैं। घर में आओ और उसकी पत्नी मेरे लिए 2 रॉक कैंडी लाएगी। वह मुस्कुराते हुए रॉक कैंडी लेने गया और कुछ टुकड़े गु कियाओयू और गु कियाओवान के हाथों में थमा दिए। गु कियाओयू ने भी जल्दी से झांग होशेंग को छोड़ दिया और लाल चेहरे के साथ कहा, दादी, बॉक्स बेटा, चाचा, मेरी बहन और मैं आपको याद करते हैं। वो होंगलियन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने दोनों बहनों को अपनी बाहों में खींच लिया, इस ओर देखा, किस ओर देखा, और मुस्कुराते हुए कहा, चांद का मुंह बहुत मीठा है। मैं डिब्बे में दी गई रॉक कैंडी खा रहा हूँ। बेशक यह मीठी है। गु कियाओयुए के शब्दों ने कमरे में सभी को हंसाया। वो होंगलियान झांग पेईपाई को बातचीत के लिए ले गए। चाचा झांग होशेंग ने यह भी कहा कि अगर आपके पास कोई मदद हो तो ज़रूर बताएं। हे कुनफेंग ने बताया कि झांग पेईपाई के पास गेहूं इकट्ठा करने में मदद करने वाला कोई नहीं था, और जब वह घर आया तो उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने दोनों बच्चों को थका दिया। झांग पेईपाई मजबूत बनना चाहती है और उसकी माँ के पास बहुत काम है। हर परिवार गेहूं इकट्ठा करने में व्यस्त है। उसका उसे ढूंढने आने का कोई अच्छा इरादा नहीं है। अब वह मुस्कुराया और बोला, ज्यादा काम नहीं है, हम सब व्यस्त हैं। गु कियाओयुए ने पूछा, दादी, क्या आपने अपना गेहूं सुखा लिया है? सुखाना समाप्त हो गया, आज ही सुखाना समाप्त हुआ। चलो इन 2 दिनों में दादी और चचेरे भाई के साथ रहते हैं। बहुत दिनों से दादी और चचेरे भाई से मेरी अच्छी बातचीत नहीं हुई है। गु कियाओयू की आज की यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है। गु दायोंग वापस आया और कुछ ढूंढना चाहता था। उस समय दादी और जियांगजी वहां ये देखने के लिए मौजूद थीं कि वह क्या करतब दिखा सकता है। अगर वह सचमुच चालाकी करेगा तो उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। वो होंगलियन ने गु कियाओयुए और फिर झांग पेईपाई को देखा। युए, तुम दादी को अपने घर में क्यों रखना चाहते हो? लगभग 70 साल जीने के बाद वो होंगलियन को अचानक एहसास हुआ कि गु कियाओयू की बातें गलत थीं। उसने सोचा कि उसकी बेटी अपनी सास के घर पर नाराज है, इसलिए वह और सवाल पूछना चाहती थी। गु कियाओयुए ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, मैं और मेरी बहन आपको बहुत याद करते हैं, और मैंने हाल ही में एक मालिश तकनीक सीखी है। जब मैं अपने घर आऊँगा तो मैं दादी को इसे अच्छी तरह से दबाने में मदद कर सकता हूँ, और मैं आपके लिए भी इसे दबा सकता हूँ। यह एहसास अच्छा है। वह सफाई करने जाती है और मैं और हमारी माँ युए लड़की से इसे दबाने के लिए कहते हैं। वो होंगलियन भी शाम को काम खत्म होने के बाद अपनी बेटी से बात करना चाहती हैं। वो होंगलियन को समझाने के बाद स्वाभाविक रूप से कुनफांग को कोई परेशानी नहीं हुई। उसने अपना सामान पैक किया, अपने सबसे छोटे बेटे को गोद में लिया और गु कियाओयू के घर चल पड़ा। शिलिंग गांव और रोंगशू गांव एक गांव से अलग हैं और वे आधे घंटे में पहुंचते हैं। उस रात वह कुनफेंग और वू होंगलियन छोटे झांग शुओ के साथ झांग पेईपाई के कमरे में घुस गए, जो केवल 3 साल का था। गु कियाओयुए और गु कियाओवान अभी भी अपने कमरे में हैं। एक थका देने वाले दिन के बाद गु कियाओवान जल्द ही सो गया। गु कियाओयू जागता रहा। मैं सोच रहा था कि गु देओंग को आज वापस आना चाहिए। यकीन से उस रात 9 बजे से भी अधिक समय बीत जाने पर अचानक बाहर गु दायोंग के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है झांग पेईपाई, तुम बेशर्म हो। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो तुम मेरे लिए घर पर ही कोई रखेल ढूंढ लोगे। झांग पेईपाई, मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा। अगर तुमने मुझे यह नहीं बताया कि वह आदमी अभी तुम्हारे घर से क्यों और कौन भागा, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। झांग पेईपाई, मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। अभी अभी कौन बाहर गया है? अल्पविराम। जब गु कियाओयुए ने आवाज़ सुनी तो वह पहली बार में उठ गई। गु कियाओवान भी जाग गई और अस्पष्ट स्वर में बोली, बहन, बाहर क्या हुआ? मुझे नहीं पता, जल्दी उठो, मैं पहले बाहर जाऊंगा। गु कियाओयुए ने कहा और बाहर चला गया। बाहर वह कुनफेंग और झांग पेईपाई भी उठ गए। दादी अपने छोटे भतीजे को दिलासा दे रही थी, जो गु दायोंग की दहाड़ से डरकर रोने लगा था। झांग पेईपाई, मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो तुम मेरी पीठ पीछे किसी आदमी को ढूंढने की हिम्मत करोगे। मेरे लिए हरी टोपी पहनो, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। गु कियाओयुए गुस्से में थी। उसने जाकर अचानक दरवाज़ा खोला। बाहर खड़े गु दायोंग को देखकर उसने गुस्से से कहा, गु दायोंग, क्या तुम्हें अब भी जरा भी शर्म है कि तुम कुछ भी चिल्लाते हो? यही वो आदमी था जिसने परिवार को तोड़ दिया। उसकी माँ और बहन की दुखद मौत हो गई और उसे अपनी क्रूर सौतेली माँ का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। गु कियाओयू, तुम मरी हुई लड़की, मेरे लिए मर जाओ। तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे बताओ कि अभी कौन बाहर गया? गु देओंग जोर से चिल्लाया और गु कियाओयुए ने उसे ठंडी नज़र से देखा। उसे दरवाजे पर रोको।
पिताजी, आप क्या बात कर रहे हैं? गु दायोंग ने लापरवाही से चिल्लाया, झांक पे पीपाई, तुम कुतिया, बाहर आओ और देखो कि मैं तुम्हें मार तो नहीं दूंगा। तुम छुपकर रहने वाली कुतिया हो। गु कियाओयुए ने उसके सामने दरवाज़ा पकड़ लिया और गु दायोंग जोर से चिल्लाया। थोड़ी देर बाद पड़ोसियों ने एक के बाद एक लाइटें जलाईं और कोई इस तरफ आया। गु कियाओयुए ने देखा कि समय परिपक्व हो गया है, इसलिए वह एक तरफ हट गया। गु दायोंग लड़खड़ाते हुए अंदर आया। जैसे ही वह अंदर आया, उसने देखा कि झांग पेईपाई हॉल में खड़ा है, उसकी ओर इशारा कर रहा है और उसे डांट रहा है। ठीक है, झांग पेईपाई, तुमने मुझे हरी टोपी देने की हिम्मत की। मुझे आज तुम्हें मारना होगा। आज कामयाब होने के लिए वापस आते ही उसने कस्बे से 2 बोतल शराब खरीदी। रास्ते भर वह चक्कर खाता रहा। मैं बहादुर हूँ। मुझे बस इतना पता है कि अगर मैं इतना हंगामा करूंगी तो मैं झांग पेईपाई को खुलेआम छोड़ दूंगी और कोई उसके बारे में गपशप नहीं करेगा। गु कियाओयुए ने गु दायोंग को ठंडेपन से देखा, दरवाजे पर खड़ा हो गया और उसने कुनफेंग और वू होंगलियन को आने से रोक दिया। गु दायोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? झांग पेईपाई मूर्ख नहीं है। अब उसने गु दायोंग की बात सुन ली है, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। उसने किसी तरह किसी को चुरा लिया है। तू कुतिया, तू मानती नहीं। मैंने अभी अभी देखा है। मुझे आज तुझे मारना ही होगा। यहाँ बहुत शोर था। जल्द ही पड़ोसी टॉर्च लेकर आ गए और शाम को दरवाजे के पास बातें करने लगे। गु दायोंग वापस कैसे आया? क्या हुआ? मैं और क्या कर सकता हूँ? गु दायोंग बुरे समय पर वापस आया और उसने अपनी बहू को चोरी करते हुए पकड़ लिया। नहीं, झांग पेईपाई बहुत गंभीर लग रहा है। वह चोरी कैसे कर सकता है? मुझे नहीं पता, ये चल रहा है। अल्पविराम। गु दायोंग ने देखा कि वहां और भी लोग थे और वह और भी उत्तेजित हो गया। वह लड़ने ही वाला था कि उसने झांग पेईपाई के बाल खींच लिए। मैं तुम्हें मार डालूंगा कुतिया, मैं तुम्हें चोरी करने दूंगा। गु कियाओवान इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने गु दायोंग को लड़ाई से बाहर खींच लिया। पापा, कुछ कहना है? अपनी माँ को मत मारो बहन। आओ और मदद करो। ये देखकर कि समय परिपक्व हो गया है, गु कियाओयु भी बाहर आया और गु दायोंग को रोने के लिए खींच लिया। पापा, क्या बात कर रहे हो? दादी कहती हैं कि तुम्हारी बीवी बच्चे बाहर हैं। तुम अपनी माँ को नहीं चाहते। सीधे सीधे कह दो, माँ की बुराई क्यों कर रहे हो? दादी और बक्सा दोनों घर में हैं। तुम्हारी माँ चोरी कैसे कर सकती है? गु कियाओयुए की आवाज़ बहुत तेज थी और उससे स्पष्ट हो गया कि क्या हुआ था। घर में मौजूद लोगों और घर के बाहर उत्साह देख रहे लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। झांग पेईपाई स्तब्ध रह गया। कियाओयु, तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारे पिता की पत्नी और बच्चे बाहर रहते हैं। गु कियाओयुए रोया और सिर हिलाया। माँ, मैंने चुपके से सुना कि उस दिन मेरी दादी ने क्या कहा था। वह महिला मेरे पिता के बॉस की बेटी थी। उनका पहले से ही एक बेटा था। मेरी दादी ने कहा कि मेरे पिता जल्द या बाद में मेरी माँ को नहीं चाहेंगे। मुझे डर था कि मेरी माँ दुखी होंगी, इसलिए मैंने यह नहीं कहा। अप्रत्याशित रूप से मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पिता वापस आते ही मेरी माँ का तिरस्कार करेंगे। आपने चोरी की। गु कियाओयुए रोने लगी और जोर जोर से रोने लगी। आसपास के लोग फिर से बातचीत करने लगे, लेकिन चर्चा का विषय बदल गया। पापा, दादी और बक्सा घर में हैं। मेरी माँ लोगों को कैसे चुरा सकती है? अगर आप मेरी माँ को नहीं भी चाहते तो भी आप मेरी माँ की प्रतिष्ठा को इतना खराब नहीं कर सकते। आप मेरी माँ को भविष्य में कैसे बरगला सकते हैं? आप मेरी माँ को मार डालेंगे। गु कियाओयु जोर से चिल्लाया। अपने पिछले जीवन में गु दायोंग ने वास्तव में झांग पेईपाई को मौत के लिए मजबूर किया था और इस समय गु कियाओयु के दुख और क्रोध ने भी उसकी सच्ची भावनाओं को दिखाया। पापा, आप अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप बाहर काम करके खुश हैं। आपके पास घर पर 3 एकड़ जमीन है। माँ और एक औरत हमें थोड़ी थोड़ी करके बोने और काटने ले जाती हैं। अगर कर्ज न भी मिले तो भी मुश्किल होगी। आपने 2 साल से घर पैसे नहीं भेजे हैं और आपके परिवार के पास पैसे लगभग खत्म हो गए हैं। दादी के परिवार को पतझड़ की हवा खेलनी पड़ रही है। मेरी माँ दादी का बहुत सम्मान करती हैं और उन्हें अपनी माँ की तरह पालती हैं। आप जो पैसे वापस भेजते हैं उसका आधा हिस्सा उन्हें दे दिया जाता है और हर कुछ दिनों में कुछ अंडे भी दिए जाते हैं। तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? गु कियाओयुए जोर जोर से रो रही थी और झांग पेईपाई भी आंसू पोंछ रही थी। उसने सचमुच नहीं सोचा था कि उसका पति, जो 2 साल से वापस नहीं आया था, उसे मौत के घाट उतार देगा। वू होंगलियन ने गुस्से में अपने पोते को हे कुनफेंग को सौंप दिया और गु दायोंग को लड़ाई के लिए पकड़ लिया। मैंने तुम्हें पीट पीट कर मार डाला गु दायोंग। तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी बेटी ने तुमसे शादी की और तुम्हारे लिए 2 बेटियों को जन्म दिया। अगर तुम मना करते हो तो तुम यह नहीं चाहते, और फिर भी तुम उसके साथ इस तरह दुर्व्यवहार करते हो। गु दायोंग अभी भी उलझन में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक हालात ऐसे कैसे हो गए। ये सब योजनाबद्ध है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
वह अचानक खड़ा हुआ और वुहोंगलियन को धक्का देकर दूर कर दिया। वुहोंगलियन इतनी बूढ़ी है कि वह गु दायोंग की प्रतिद्वंद्वी नहीं है। ऐसे धक्का लगने से वह सीधे जमीन पर बैठ जाती है। गु कियाओयुए की नज़र तेज थी और वह उसकी मदद करने के लिए दौड़ा। दादी, क्या आप ठीक हैं? वुहोंगलियन खड़ी हुई, भूमि और झांग पेईपाई को अपनी बाहों में लेकर रोने लगी। मेरी बेचारी बेटी, मैंने ऐसा क्या बुरा किया कि तुम्हारी शादी ऐसे निकम्मे आदमी से कर दी? घर में अचानक कोलाहल मच गया। गु कियाओयुए ने गु दायोंग की ओर इशारा करते हुए पूछा, पिताजी, क्या आप सचमुच अपनी मां को नहीं चाहते? जब गु दायोंग से पूछा गया तो वह एक पल के लिए कुछ भी नहीं बोल पाया। गु कियाओयुए ने जानबूझकर दरवाज़ा बंद कर दिया और गु दायोंग को बाहर चिल्लाने के लिए कहा, जिससे बहुत सारे लोग आकर्षित हो गए। आजकल देहात में टीवी नहीं है, गर्मी का मौसम है और अंधेरा है। मैं बस बिस्तर पर चला गया और मुझे नींद नहीं आई। शोर सुनते ही मैं बाहर आ गया। किसी ने देखा कि गु परिवार बहुत शोर मचा रहा है। आने से पहले वे पुराने घर गए और श्रीमती गु को बुलाया। श्रीमती गु जानती थी कि उनका बेटा वापस आ गया है और यह सफल रहा। वे अपने दूसरे बेटे, दूसरी बहू और सबसे छोटे बेटे और बहू के साथ आईं। जैसे ही वह अंदर आया, वह चिल्लाया, अच्छा झांग पेईपे, तुमने चोरी करने की हिम्मत की? मैं तुम्हें मार डालूंगा कुतिया। दर्शकों ने बूढ़ी महिला गु को घृणा भरी नजरों से देखा। गु कियाओयुए ने उपहास किया और बूढ़ी महिला गु को खींच लिया। दादी, आप साफ देख सकती हैं, मेरी पत्नी और दादी दोनों यहाँ हैं। वे अभी मेरी माँ के साथ एक ही कमरे में थीं। वे चोरी कैसे कर सकती हैं? चोरों को पकड़ो, चोरी का सामान पकड़ो, गद्दारों को पकड़ो और जोड़ों को पकड़ो। आपकी आंखों ने मेरी माँ को चोरी करते देखा था, इसलिए आप मुझे यहाँ चिल्लाकर बुला लाईं। बुढ़िया गु ने भी वुहोंगलियन और उसके कुनफेंग को देखा। वह मन ही मन उछल पड़ी, लेकिन फिर भी चिल्लाए। मैंने उस आंख में, दोनों आंखों में देखा कि उस झांग पेईपाई ने लोगों को चुराया है। बेटा, हम ऐसी औरत को नहीं रख सकते। उसकी माँ की माँ का समय आ गया है। जल्दी से उसकी माँ के घर वापस जाओ। हम ऐसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सचमुच, ऐसा लगता है कि दादी माँ आपके बेटे के प्रेमी के लिए बाहर जगह बनाने पर तुली हुई हैं। गु कियाओयुए ने व्यंग्य किया। क्या मालकिन, बकवास मत करो। बूढ़ी महिला गु की आंखें चमक उठीं। गु कियाओयुए ने उसकी कमजोर दलील को नज़रअंदाज कर दिया और ठंडे स्वर में कहा, अगर दादी चाहती हैं कि मेरी माँ आपके बेटे की रखेल और छोटे पोते को जगह दे, तो उन्हें साफ साफ देखना चाहिए। ये घर मेरी दादी ने मेरी माँ की शादी के बाद बनवाया था। अगर वह बाहर भी गए तो भी यह गु दायोंग ही होना चाहिए। यदि आप एक मालकिन चाहते हैं और उस घर में रहना चाहते हैं जो मेरी दादी ने मेरी माँ के लिए बनाया था, तो आप इसके हकदार हैं। क्या बात है, दादाजी और दादाजी गाइड, वे सब शादीशुदा हैं। मुझे हमेशा अपने परिवार की परवाह रहती है। श्रीमती गु चिल्लाईं। तो दादी माँ आपके छोटे पोते को अपने साथ नहीं रखना चाहती? गु कियाओयुए ने व्यंग्य किया। मेरा छोटा पोता अंदर क्यों नहीं आता? श्रीमती गु चिल्लाईं और झांग पेईपाई की ओर इशारा करते हुए डांटते हुए बोलीं, वह अंडे नहीं देती, गड्ढे पर कब्जा करती है, मलमूत्र नहीं करती, मेरे बूढ़े गु परिवार को पोते पोतियां नहीं देती, और वह मेरे बेटे को दूसरों से बच्चे पैदा नहीं करने देती। वुहोंगलियन अपनी बेटी को इस तरह कैसे परेशान करने दे सकती है? जब भी मिसेस गु ऊपर आएंगी तो वह उनसे लड़ेगी। झांग पेईपाई ने उसे पकड़ लिया और कहा, माँ, आप बूढ़ी हो गई हैं। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। झांग पेईपाई ने अपने आंसू पोंछे और गु दायोंग की ओर देखा। उसे लगा जैसे वह उस आदमी को जानती ही नहीं। गु दायोंग, तुम्हारी माँ ने जो कहा वह सच है। क्या तुम सचमुच बाहर एक औरत को पालते हो और तुम्हारा एक बेटा है? गु दायोंग के बोलने से पहले ही बूढ़ी महिला गु उछल पड़ी। अच्छा, झांग पेईपे, मेरे बेटे से ऐसा पूछने की तुम्हारी क्या योग्यता है? तुम घर पर कोई मालकिन तो नहीं ढूंढ रहे हो? अभी अभी मेरे बेटे ने तुम्हें चोरी करते देखा है। गु कियाओयुए ने उपहास किया और उसे अनदेखा कर दिया। हर कोई सही और गलत को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगर झांग पेईपे अपनी भाभी और माँ के सामने लोगों को चुरा सकता है, तो ये दुनिया में एक बड़ा झूठ होगा। गु कियाओयुए ने भी गु दायोंग को देखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। गु दायोंग उसी क्षण जाग गया। उसे पता था कि उसने मामला बिगाड़ दिया है। मामला इतना बिगड़ गया था कि उसकी प्रतिष्ठा ही खत्म हो गई थी। वह इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। और यदि आप आज इसे स्वीकार नहीं करते हैं और बाद में इसे सामने लाते हैं, तो दूसरे लोग उसे और भी अधिक नीची नज़र से देखेंगे, जब तक कि वह बेटा और पत्नी न चाहे। इस समय गु दायोंग के दिल में बाहर उसकी पत्नी है। गु दायोंग ने कभी कुछ नहीं कहा। झांग पेईपाई का दिल घाटी की तलहटी में डूब गया और वह लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गया। तलाक, तुम जाओ। मेरे माता पिता ने मेरे लिए ये घर बनाया है। इसके बारे में मत सोचो। मैंने अपनी बेटी को पाला है। इसके बारे में मत सोचो। श्रीमती गु उछल पड़ी, तुम्हारा घर कौन सा है?
जब तुम मेरे पुराने घर में आओगे तो वह मेरा पुराना घर होगा। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम एक घटिया कमीने हो जो बेटे को जन्म नहीं दे सकते। जाओ। गू दायोंग को भी इज्जत चाहिए थी। खुशमिजाज बुजुर्ग गू को देखकर वह गहरी आवाज में चिल्लाए, माँ बस करो। ये घर वाकई पेईपाई की माँ के घर ने बनवाया है। यह उनका होना चाहिए। मैं घर साफ करके अभी जाती हूँ। गू दयोंग चला गया और बूढ़ी महिला गू अभी भी पीछे चिल्ला रही थी। बेटा तुम मूर्ख हो। बिना घर के मेरा छोटा पोता वापस आने पर कहाँ रहेगा। गू दायोंग अचानक रुक गया और उसने अपना सिर घुमाकर बुढ़िया की ओर देखा। उसकी आंखें मानो उसे खा जाएंगी। अगर बूढ़ी महिला गू की ऊंची आवाज न होती तो क्याओ यू को कैसे पता चलता कि उसका बेटा बाहर है। माँ बातें करना बंद करो और मेरी इज्जत बचाओ। आज वह बरगद गांव में नहीं रह सकता। सबको पता है कि बाहर उसका एक नया प्यार है। वह अपनी पत्नी को नापसंद करता है और उसे बदनाम करने की योजना बनाता है। वह लोगों को चुराता है। आज इतने सारे लोग इसे देख रहे हैं, कल ये पूरे शिलिबा गांव में फैल जाएगा। बुढ़िया गू को उसका बेटा घूर रहा था और वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मन ही मन वह झांग पेईपाई से नफरत करती थी। यदि झांग पेईपाई घर साफ करके चले जाएं तो वह घर उनका पुराना घर हो जाएगा और उनका छोटा पोता उसे अपने साथ ले जाएगा। बूढ़ा गू परिवार चला गया और आंगन में उत्साह देख रहे लोग भी एक एक करके चले गए। वे झांग पेईपाई को दिलासा देने आए जब वे साथ चलने की बात कर सकते थे। गू कियाओयुए ने किनारे से देखा, राहत महसूस करते हुए कि यह ठूंठ आखिरकार खत्म हो गया। हालांकि झांग पेईपाई इस समय दुखी और स्वीकार करने में मुश्किल है, लेकिन लंबे समय बाद वह इसे भूल जाएंगी। खैर, उनके भाग्य का पहला कदम आखिरकार बदल ही गया। कम से कम आपको ग्रामीणों द्वारा चिन्हित नहीं किया जाएगा। गू दायोंग और पुराने गू परिवार के लिए। गू कियाओयुए ने व्यंग्य किया, ये तो बस पहला कदम है। बाद में इंतजार करके देखते हैं। बहुत देर हो चुकी थी। गू कियाओयुए ने झांग पेईपाई को सांत्वना देने वालों को विनम्रता से विदा किया। कमरे में केवल 3 माताएं और बेटियां बची हैं, साथ ही वो होंगलियन और हे कुनफेंग, साथ ही 3 साल का झांग शुओ है जो कुछ भी नहीं समझता है। माँ रो मत, ऐसे घटिया आदमी को पहले ही यह सब देख लेना चाहिए था। गू कियाओयुए ने दिलासा देते हुए कहा। गू कियाओवान ने झांग पेईपाई को भी रोना बंद करने के लिए मनाया। वो होंगलियन ने बूढ़े गू परिवार और गू दायोंग को डांटा। वह क्यूनफेंग वो होंगलियान की देखभाल करते हुए झांग पेईपाई को सांत्वना देता है। छोटी बहन यूं सही कह रही है। गू दायोंग का जल्दी चले जाना अच्छा है, वरना उसके लिए अपने बेटे को वापस ले जाना और घर लूटना बहुत बुरा होगा। गू कियाओयू फिर से वो होंगलियन को सांत्वना देने गया। दादी रो मत, मेरी बहन और मेरे अब पिता नहीं हैं। भविष्य में हम सभी को अपनी देखभाल के लिए दादी की ओर इशारा करना होगा। दादी रो मत। वो होंगलियन ने गू कियाओयू के चेहरे को छुआ और उसे दर्द से देखा। मेरे बेचारे युए, भविष्य में दादी और तुम्हारी माँ मिलकर तुम्हारा और तुम्हारे चाचा के परिवार का ख्याल रखेंगी। हम एक परिवार हैं, पुराने परिवार के भेड़िया दिल वाले कुत्ते नहीं। मुझे तो बस ठंड लग रही है। गू दयोंग दिल से इतना भेड़िया और कुत्ता कैसे हो सकता है कि वह बाहर की महिलाओं के लिए आपकी माँ की प्रतिष्ठा को बदनाम करे। इस बारे में बात करते हुए गू कियाओयू की आंखें भी ठंडी हैं। झांग पेईपाई फिर से कुछ देर रोया। उसने उसे दिलासा दिया और सोने के लिए कहा। घर वापस आकर गू कियाओवान ने भी गू कियाओयुए को गले लगाया और रोया। बड़ी बहन, पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? वे इतनी दूर कैसे जा सकते हैं? गू दायोंग 2 साल से वापस नहीं आया है। गू कियाओयुए से 2 साल छोटा है। इस साल वह सिर्फ 15 साल का है। उसकी नज़र में गू दायोंग एक प्यार करने वाला पिता है और जब भी वह वापस आएगा उसके लिए स्वादिष्ट और मज़ेदार चीज़ें ज़रूर लाएगा। उसने मान लिया है। रो मत, हम भविष्य में माँ के साथ अच्छी जिंदगी जिएंगे। हम इस पिता के बिना रहेंगे। गू कियाओवान ने बात करना बंद कर दिया और गू कियाओयुए को अपनी बाहों में लेकर आधी रात तक रोती रही। उस रात बहुत कम लोग सो पाए। अगली सुबह गू कियाओयू ने कहा, माँ आप तलाक की औपचारिकताएं पूरी करके पारिवारिक संपत्ति क्यों नहीं बांट लेती, वरना उन्हें बवाल करना पड़ सकता है। उनकी हिम्मत है। वो होंगलियन लाल आंखों से दहाड़ा। वह अपने परिवार के उन वृद्ध सदस्यों से बेहद नफरत करती थी। सारी रात सोचने के बाद झांग पेईपाई शांत हो गए और कहा, रात के खाने के बाद मैं उसे काउंटी में जाकर प्रमाण पत्र लाने के लिए ढूंढूंगा। उसने स्पष्ट रूप से सोचा कि यदि गू दयोंग उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कर सकता है तो उसे घर की आवश्यकता नहीं है। अब उसकी सिर्फ 2 बेटियां बची हैं। अगर उसके पास घर ही नहीं है तो वह अपनी दोनों बेटियों के साथ कैसे रह पाएगी? झांग पेईपाई की उपस्थिति को देखते हुए गू कियाओयू ने राहत की सांस ली। गू कियाओयू बुजुर्ग गू के घर गई और बोली कि वह काउंटी में तलाक के लिए अर्जी देने जा रही है। श्रीमती गू ने उसकी नाक की ओर इशारा करते हुए उसे डांटा।
गु कियाओयुए को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गु दायोंग के सिर हिलाने पर वह वहां से चली गई। जल्दी खाना खाकर झांग पेईपाई गु कियाओयुए और हे कुनफांग के साथ काउंटी गई। वो होंगलियन भी जाना चाहती थी, लेकिन बुढ़ापे में वह ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी, इसलिए वह गु कियाओवान के साथ वापस चली गई। वैसे उसने अपने दादाजी और चाचा को कल रात घर पर हुई घटना बताई थी। बूढ़ी महिला गु भी जाना चाहती थी, लेकिन गु दायोंग ने उसे जाने नहीं दिया। जब गु दायोंग चला गया तो उसकी बहू ली लिंगलिंग ने फुसफुसाया, मेरी भाभी न सिर्फ तलाक ले लेंगी बल्कि परिवार भी अलग कर लेंगी। मेरे भाई ने इन सालों में बहुत पैसा कमाया है। जैसे ही श्रीमती गु ने ये सुना, वह अपने दोनों बेटों और बहू को लेकर बाहर चली गईं। जब आप सिविल अफेयर्स ब्यूरो में जाते हैं तो आपको तलाक की औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है और पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा भी करना पड़ता है। गु दायोंग पूरी रात सोता रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जब उसने उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहा तो उसकी कोई राय नहीं बनी। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद गु कियाओयू ने राहत की सांस ली और झांग पेईपाई को अपने साथ ले गया। दरवाजे पर गु दायोंग ने गु कियाओयुए को चिल्लाकर बुलाया, कियाओयू, हालांकि मैंने तुम्हारी मां को तलाक दे दिया है, फिर भी मैं तुम्हारा पिता हूं। गु कियाओयुए रुक गया, उसकी ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, लगता है तुम अभी भी स्थिति को नहीं समझ पाए हो। मैं और मेरी बहन मेरी मां के हैं। गु दायोंग के अनुसार वह अपने पिता को एक शब्द भी नहीं कहना चाहता। अपनी पिछली जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में उसने और उस औरत ने उसे घर से निकाल दिया था। वह रात भर बाहर रोती और गिड़गिड़ाती रही, पर उसे उसका कोमल हृदय नजर नहीं आया। वह आधी जिंदगी तक शर्मिंदा रही। वह वेंजियांग नेफ्राइट से गर्भवती थी, कदम दर कदम बढ़ी और आखिरकार निर्देशक बन गई। इस बार वह बस उसे शर्मिंदा देखना चाहती थी। यूं, आप ऐसे कैसे हो गए पिताजी? ऐसा हो ही नहीं सकता। गु दायोंग ने गु कियाओयुए को अजीब नजरों से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी याद में रहने वाली चतुर बेटी ऐसी कैसे हो गई। ये झांग पेईपाई ही होगी जिसने अपनी बेटी को बुरी तरह पढ़ाया। झांग पेईपाई, क्या तुमने अपनी बेटी को मेरे पिता कहने की इजाजत नहीं दी? तुम सच में बहुत दुष्ट हो। मुझे तुम जैसी औरत को बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। उसकी उपस्थिति को देखते हुए गु कियाओयुए ने 2 बार उपहास किया और गु दायोंग को ठंडेपन से देखा। गु दायोंग, जिस पल तुम्हें वह औरत मिल जाए तुम्हें इस दिन के बारे में सोचना चाहिए। मैं तुम्हारे पिता को फोन नहीं करूंगी क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो और मेरी मां से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे देखना है कि तुम मेरी मां को फिर से डांटते हो। पिछले बाप बेटी के रिश्ते के बारे में बात न करने के लिए मुझे दोष मत दो। गु कियाओयुए ने बात खत्म की, झांग पेईपाई को लिया और चला गया। झांग पेईपाई इस समय सचमुच बहुत ठंडी थी। इस समय उसका पति, जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उसकी सारी गलतियां उस पर थोप रहा था। जैसे युए ने कहा था, ऐसा आदमी नहीं चाहिए। उसके बिना ही उसने इतने साल गुजारे हैं। जैसे ही गु कियाओयुए बाहर गया, वे श्रीमती गु के परिवार से टकरा गए जो जल्दी में आए थे। अच्छा, तू कुतिया, क्या तूने मेरे बेटे की सारी संपत्ति ले ली? बेशर्म कुतिया, मैं तुझे मार डालूंगा। आप साफ देख सकते हैं, ये सिविल अफेयर्स ब्यूरो है, आपका पिछवाड़ा नहीं। जैसे ही श्रीमती गु ऊपर आई, उन्होंने झांग पेईपाई को पकड़ लिया और लड़ने को तैयार हो गईं। स्वाभाविक रूप से गु कियाओयुए ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने श्रीमती गु को धक्का दे दिया। गु परिवार की दोनों बहुओं ने बुढ़िया गु की तुरंत मदद की। दोनों बेटों ने गु कियाओयुए के 3 लोगों को एक एक करके पहले और एक एक करके रोका। ऐसा लग रहा था जैसे वे लड़ने वाले हैं। झांग पेईपाई, तुम घटिया कमीने, क्या तुमने मेरे बेटे की पारिवारिक संपत्ति लूट ली है? तुम बेशर्म हो। तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। मेरे बेटे के जीवन में क्या गलत है? अगर तुम में क्षमता है तो तुम एक बेटा पैदा कर सकते हो। श्रीमती गु की आवाज़ बहुत तेज है और वे देहात में होने वाले झगड़ों को डांटने में माहिर हैं। अब वे झांग पेईपाई को डांटती हैं, जो और भी साफ है। जब उसने उसे डांटा तो झांग पेईपाई का चेहरा पीला पड़ गया। पहले क्योंकि उसने गु परिवार में बेटे को जन्म नहीं दिया था, इसलिए वह गु परिवार में अपना सिर नहीं उठा सकती थी। अब उसका तलाक हो गया है और उन्हें उसे डांटना और फटकारना पड़ता है। आपको बेटा होगा या नहीं, ये जीन पर निर्भर करता है। हो सकता है कि आपके बेटे में वह जीन ना हो। गु कियाओयुए ने 2 बार व्यंग्य किया और झांग पेईपाई और कुनफेंग को एक तरफ ले गई। उसका इरादा उन्हें उलझाने का नहीं था। महिला को ये तो स्पष्ट है कि उसका बेटा कैसे आया, लेकिन इसका खुलासा होने में कुछ साल लगेंगे। हालांकि अगर वे कोई गड़बड़ करते हैं तो उसे पानी मिलाने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है गु कियाओयू? तुम मृत लड़की, तुम किस बारे में बात कर रही हो? गु कियाओयुए ने अपना सिर घुमाया और गु दायोंग को ठंडेपन से देखा, जो वहां खड़ी थी, अपनी मां को अपने भाई और भाभी के साथ उन्हें मारने और डांटने से रोक रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने बेटे से पूछो कि क्या उसमें बेटा पैदा करने की क्षमता है।
मुझे नहीं पता कि वो जांच के लिए अस्पताल जा पाएगा या नहीं। अब डीएनए अस्पताल तो ये कर ही सकता है, ये बात झूठ नहीं बोलेगी। अपने पिछले जन्म में गुदायोंग के बेटे का किसी से झगड़ा हुआ था और उसका बहुत ज्यादा खून बह गया था। जब उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ी तो गुदायोंग ने स्वेच्छा से रक्त चढ़ाया। नतीजतन उसका रक्त समूह मेल नहीं खा रहा था। एक बार फिर वह अपने पिता और पुत्र से बिल्कुल अलग था। उस समय गु के परिवार ने बहुत हंगामा किया, लेकिन उस महिला का परिवार वाकई बहुत अमीर था। उसके पिता निर्देशक थे और उसके भाई भी व्यवसायी थे। वे अपनी बात कैसे कहें यह उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने बस अपनी बात दबा ली और गु देआंग उस महिला के साथ रहने लगा। गु कियाओयुए को नहीं पता था कि स्थिति क्या थी और किसी ने उसे यह नहीं बताया, लेकिन फिर भी वह ये जानती थी। बदबूदार लड़की, तू मेरे बेटे को बेटा न होने के लिए कोसती है। मैं तुझे मार डालूंगा, बदबूदार लड़की। बुजुर्ग महिला गु ने गु कियाओयुए को खींचकर फाड़ डाला और उसका खास तौर पर अभिवादन किया। स्वाभाविक रूप से गु कियाओयुए ने उन्हें खुद पर वार नहीं करने दिया। लेकिन गु के परिवार की 2 बहुएं शाकाहारी नहीं हैं। वे झांग पेईपीपाई को खींचकर लड़ने लगती हैं। गु कियाओयुए ने बुढ़िया गु को धक्का देकर दूर कर दिया। झांग पेईपाई और हे कुनफेंग को गु परिवार की 2 बहुओं ने फाड़ डाला है। गु परिवार के 2 बेटों ने झांग पेईपाई और हे कुनफेंग को भी हराया। गु कियाओयुए बहुत क्रूर थी। उसने एक ईंट उठाई और गु के परिवार के दूसरे मुखिया पर पटक दी। मैं तुम्हें मेरी मां को मारने दूंगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। गु कियाओयु क्रूर था और गु परिवार का दूसरा सिर खून बह रहा था और कई लोग रुक गए। गु के तीसरे बेटे ने गु कियाओयुए की बारी लूटने का मौका लिया। दूसरी बहू ने आकर गु कियाओयुए को धक्का दे दिया। तुम घटिया लड़की अपने दूसरे चाचा को पीटने की हिम्मत करती हो। मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा। गु कियाओयुए को धक्का दिया गया और वह कई कदम तक लड़खड़ाती रही, ये देखकर कि थप्पड़ उस पर पड़ने वाला था। लेकिन अचानक एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। उसने ऊपर देखा तो एक सुंदर चेहरा दिखाई दिया। क्या वह तुम हो? यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही है जो पिछली बार उससे मिला था। काले झोंकशान सूट में वह एक अच्छा दिखने वाला आदमी है। इस समय उन्होंने एक हाथ में गु कियाओयुए और दूसरे हाथ में अपनी दूसरी बहू की कलाई पकड़ रखी थी। गु की दूसरी बहू छूटना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि वह छूट नहीं सकती। वह बेचैनी से चिल्लाए, तुम कौन हो? हमारे परिवार की देखभाल करने की हिम्मत करो, मुझे जाने दो। उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, यह सिविल अफेयर्स ब्यूरो है, लेकिन यह वह जगह नहीं है जहां आप लोगों को धमकाते हैं। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी पर लहजा थोड़ा ठंडा था। बात करते करते उसने गु की दूसरी बहू को भी छोड़ दिया। गु कियाओयु भी तुरंत सीधे खड़े हो गए, धन्यवाद। वह जल्दी से वहां पहुंचा और झांग पेईपाई को खींच लिया तथा खुद भी उसके पीछे आ गया। माँ, आप कैसी हैं? झांग पेईपाई और हे कुनफेंग ने अपना सिर हिलाया। काफी देर तक इसे देखने के बाद गु दायोंग आया। गु कियाओयु की ओर इशारा किया और भौहें चढ़ाते हुए बोला, कियाओयु, यह आदमी कौन है? गु कियाओयु ने अपनी आंखें घुमा ली और उसे अनदेखा कर दिया। अभी अभी जब गु के परिवार ने उन्हें पीटा था तो वह चुपचाप खड़ा देखता रहा। अब वह लड़ाई के बाद भाग गया। कियाओयु, तुम केवल 17 साल की हो, तुम पुरुषों के साथ कैसे भ्रमित हो सकती हो? गु दायोंग व्यथित था और गु कियाओयु के बारे में बहुत चिंतित दिख रहा था। गु कियाओयु ने रात भर का खाना लगभग उगल दिया। मेरे व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की तुम्हारी बारी नहीं है। मैं तुम्हारा पिता हूँ, गु दायोंग ने जोर देकर कहा। पापा, हे, अभी अभी जब आपके परिवार ने मुझे और मेरी माँ को पीटा था तब आप क्या कर रहे थे? आप बस देखते रहे। अब आप बड़ी पूंछ वाले भेड़िए की तरह व्यवहार करने लगे हैं। मैं था, वह क्या है? यह मत कहो कि तुमने नहीं देखा। गु दायोंग, तुम्हारा बेटा बाहर एक औरत का है। मेरी माँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छे तलाक में कोई बुराई नहीं है। मुझे भविष्य में तुम्हारे परिवार को मेरे और मेरी माँ के सामने घूमते हुए देखना है। तुम अच्छे लग रहे हो, और हाँ, तुम्हारे परिवार को भी मेरे लिए सुरक्षा कवच हल्का कर देना चाहिए। हमारे सामने मत घूमो, मैं और मेरी माँ सुरक्षित हैं। गु कियाओयु ने कहा। सिमुयान को एक तरफ खींच लिया। गु परिवार को ठंडी नज़र से देखा और कहा, आप साफ देख सकते हैं, यह मेरा भाई है जिसे मैंने अभी पहचाना। उसका परिवार क्योटो में है। परिवार के ताकतवर लोग आपको डराने के लिए ऐसा कहते हैं। वह ऐसा कह सकता है, भविष्य में जो भी हमें परेशान करना चाहेगा वह उसे मार डालेगा। गु कियाओयु को सिमोयान की पहचान नहीं पता थी। उसने ऐसा क्यों कहा? यह सिर्फ बकवास और धोखा था। गु परिवार में बहुत सारे लोग हैं। उसके परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं। अब वे गु परिवार को परेशान करते हैं। वे वापस जाने पर उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। चाहे वो आदमी कोई भी हो, अगर जिनचैन उसे जानता है तो ज़रूर उसका कोई बड़ा बैकग्राउंड होगा। गु परिवार को डराना भी अच्छा है। मेरा उपनाम सी है। मैं मोहस समूह का महाप्रबंधक हूँ। यह मेरा व्यवसाय कार्ड है।
गु कियाओयुए, जो बात कर रही थी, पीछे से आ रही आवाज के कारण कुछ बोल नहीं पाए। उसने उसकी तरफ देखा। यह आदमी, यह क्या कर रहा है? क्या उसे पता था कि वह उसके जरिए बाघ होने का नाटक कर रहा था, और उसने अपनी पहचान भी जाहिर कर दी? क्या वह अपने व्यवहार से सहमत था? और मोहस समूह। गु दायोंग संदेह से आगे आया और सीमुयान द्वारा निकाले गए प्रमाण पत्र को देखने लगा। ये देखकर वह दंग रह गया, अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और जल्दी से बोला, सचिव, महासचिव। मोहस समूह, यह मोहस समूह है। और तो और, ये मूस ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं। हो सकता है दूसरों को पता ना हो कि जनरल मैनेजर क्या होता है, लेकिन उन्होंने इतने लंबे समय तक रेलवे में काम किया है। उन्हें कैसे पता नहीं होगा? गु कियाओयू, लड़की का मोहस समूह के महाप्रबंधक के साथ संबंध है। हाँ, सीमुयान ने आवाज दी, मुड़कर चला गया। गु कियाओयू ने घूर कर देखा। सीमुयान कुछ कदम चला, पीछे मुड़ा और गु कियाओयू से कहा, अभी मत जाओ, किसी के तुम्हें मारने का इंतजार करो। गु कियाओयू ने अचानक प्रतिक्रिया दी। वह इतनी खुश थी कि उसने झांक पे पाए और हे कुनफेंग को, जो अभी भी स्तब्ध थे, खींच लिया और चली गई। जब मैं वहां से निकला तो मैं यह नहीं भूला कि लोमड़ी ने बाघ होने का नाटक किया था, गु परिवार को गुनगुनाया था और अपनी मुट्ठी उठाई थी, फिर से मुसीबत की तलाश करो, मेरा भाई तुम्हें मार डालेगा।